स्टेट के बारे में हम परिचर्चा कर रहे थे। राज्य क्या है थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। स्टेट जो टर्म है कि राजनीति विज्ञान जिसे आप कहते हो, तो राजनीति विज्ञान विषय इसका अध्ययन करता है गार्डनर के अनुसार। जॉन फ्रेडरिक फेडरल गवर्नर का ये कहना है कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत भी राज्य से होती है और राजनीति विज्ञान का अंत भी राज्य के साथ होता है। तो जो स्टेट है बेसिकली टर्म क्या है, कब इसका यूज किया गया, तो सबसे पहली बात हमसे पहले चर्चा कर रहे हैं कि जब हम दो दुनिया के चिंतन की बात करते हैं, एक यूरोप का राजनीतिक चिंतन है और दूसरा भारत का राजनीतिक चिंतन है। जब भारत के राजनीतिक चिंतन की हम परिचर्चा करेंगे तो धार्मिक ग्रंथों के बारे में परिचर्चा की जाएगी और इसमें सबसे प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ माने जा सकते हैं उनको महाभारत और दूसरा रामायण। यहाँ पर जो लंका के राजा रावण हैं उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया वो टैक्टिक्स के बारे में, स्टेट के बारे में कि राजा को राज्य कैसे चलाना चाहिए। दूसरा जो महाभारत है उस महाभारत के 18 पर्व हैं, उनमें से एक पर्व अंतिम पर्व का नाम क्या है, शांति पर्व। जब युद्ध समाप्त हो गया और युद्ध के बाद भीष्म पितामह के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं कि पांडवों को राज्य कैसे चलाना है, ये इंडिया का दृष्टिकोण है। इसके ठीक बाद हम चलते हैं तो मनुस्मृति में चर्चा की गई है, जहाँ राज्य उत्पत्ति के देवी सिद्धांत की बात की गई, जो आपके सिलेबस में आएगा। मनुस्मृति में देवी सिद्धांत की बात की गई। इससे थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं तो यथार्थ हमें प्रमाण मिलता है और वो विचारक है कौटिल्य, जो आपके करिकुलम इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी आएगा। कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र, जिसे दंड नीति के उपनाम से भी जाना जाता है। और जैसा पहले चर्चा की, अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री या टाइटल क्या है, शासन एवं राजनीति। इसका मतलब है कि राजा को कौन सी पॉलिसी की पालना करनी चाहिए और राजा को शासन कैसे चलाना चाहिए, ये तो है भारतीय दृष्टिकोण। ये एग्जैक्ट आपको ध्यान में छोटे छोटे पर्सन है। अर्थशास्त्र किसने लिखा, आया हुआ स्कूल में खत्म 2 बार, कौटिल्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसमें 15 अधिकरण है और ये शासन और राजनीति के बारे में भारत की सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक है। मनुस्मृति देवी सिद्धांत का समर्थन करती है, कौटिल्य के द्वारा समझौतावादी सिद्धांत का समर्थन किया गया है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। शांति पर्व का संबंध किससे है, शासन व्यवस्था से है, महाभारत से। अब हम बात करते हैं यूरोप का राजनीतिक चिंतन। यूरोप को देखो, जितने आपके 7 महाद्वीप हैं उनमें से यूरोप महाद्वीप को बौद्धिक महाद्वीप कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो पूरी दुनिया में आप विकास देख रहे हैं, वो सुपर पावर अमेरिका बहुत बाद की बात है। पहला विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया, दूसरा महायुद्ध भी यूरोप की जमीन पर लड़ा गया, वेस्टफेलिया की ट्रीटी भी यूरोप की जमीन पर हुई। और जो पूरी रचना आप देखो इस दुनिया में, जो चिंतन हम पढ़ा रहे हैं, जिसके बारे में आप विज्ञान से लेकर राजनीति विज्ञान तक, समाजशास्त्र तक देखोगे, उनकी उत्पत्ति यूरोप महाद्वीप है। बेसिकली यूरोप महाद्वीप का एक देश जो आपको मानचित्र के द्वारा, जो कि अटलांटिक महाद्वीप के ऊपर की ओर स्थित है, ये आपका यूनाइटेड किंगडम है। ये ठीक उसके पास आपका फ्रांस है और यहाँ आपका स्पेन है, यहाँ आपका जर्मनी है और यहाँ आपका यूनान है। तो एथेंस वाला क्षेत्र यूनान का क्षेत्र, तो इसका मतलब पूरा यूरोप जो महाद्वीप है वह केंद्र बिंदु रहा है राजनीति का और शासन कला का। और इसी यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त ब्रिटेन है। इसी संयुक्त ब्रिटेन के द्वारा पूरी दुनिया भर में साम्राज्य का विस्तार किया गया। इसकी चर्चा इसलिए करें, भारत ने दुनिया के देशों पर शासन नहीं किया है, जर्मनी में भी नहीं किया है, रूस ने भी नहीं किया है, परंतु ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जिसने दुनिया के अधिकांश महाद्वीपों में अधिकांश देशों पर क्या किया है, शासन किया है। इसलिए वो ट्रेडिंग पावर ही था एक तरह से राज्य। लेकिन जो यूनाइटेड किंगडम आपको सिर्फ ब्रिटेन दिखाई दे रहा है, वह ऐसा राज्य था जिसने अधिकांश दुनिया को अपने अतिक्रमण में ले लिया, कब्जे में ले लिया और उन्होंने सिखाया कि किस तरह आपको रूल ऑपरेट करना है। तो मॉडर्निटी का सिंबल भी उसको माना जाता है। पूरी दुनिया भर में जो परिवर्तन आया, सबसे पहले और व्यापक जो परिवर्तन आया वह भी कहाँ आया, ब्रिटेन में आया। इसका मतलब है यूरोप महाद्वीप में आया। उससे पहले 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी की बात करें तो जिसे आप रेनेसा कहते हैं, पुनर्जागरण आंदोलन का उदय कहाँ हुआ, ये भी यूरोप में हुआ, इटली में हुआ। 16वीं शताब्दी का धर्म सुधार आंदोलन, ये धर्म सुधार आंदोलन भी कहाँ हुआ, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जर्मनी में यानी यूरोप में हुआ। इसका मतलब है जब हम भारत तक पहुंचेंगे तो राजा राममोहन राय तक जाने पर हमें पता चलेगा कि इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। लेकिन राजा राममोहन राय 1772 से 1833 में है और ये जो पुनर्जागरण है ये बहुत पहले जा चुका है। जो
दांते की आपने कभी डिवाइन कॉमेडी पढ़ी होगी, या लियोनार्डो दा विंची ने जो चित्रकारी मोनालिसा का चित्र बनाया वह उस शताब्दी का चित्र है, 15वीं शताब्दी का है, वहां पर उदय होता है। इसका मतलब है कि सांस्कृतिक क्रांति भी कहाँ हुई? यूरोप में हुई। राज्य नाम की जो संस्था है उस संस्था को स्थापित करने का काम किसने किया? यूरोप महाद्वीप ने किया। राज्य हमारे भी था, हमारे बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ में हम जब बात करते हैं ऑन रिकॉर्डेड तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ऐसे ही यूरोप की जब हम बात करते हैं तो सुकरात तक हमें लेखन कला नहीं मिलती है। जैसे ही हम सुकरात से प्लेटो की तरफ आते हैं तो उसने लिखना शुरू कर दिया है। प्लेटो ने पहली बार इस स्टेट को किस नाम से डिफाइन किया? जैसे मैंने बताया था, प्लेटो ने कहा इसको रिपब्लिका। इसका मतलब गणराज्य की बात है। प्लेटो आखिर ऐसा क्यों कहना चाह रहा था? क्योंकि प्लेटो के गुरु सुकरात को धर्म या सत्य की रक्षा के बदले अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। इसलिए वह चाहता था कि एक ऐसा राज्य हो जिसको क्या कहा जाएगा? आदर्श राज्य कहा जाए, आइडियलिस्टिक। और इस आदर्श राज्य का जो राजा होगा वह कैसा राजा होगा? दार्शनिक राजा होगा। फिलोसोफर की इंग्राजी भी हो सकती है। तो दार्शनिक राजा क्यों होगा? उसने लॉजिक के माध्यम से, तर्क के माध्यम से और इमेजिनेशन के माध्यम से एक स्टेट की परिकल्पना की। इमेजिनेशन किया 5 प्रकार के राज्य बताते शासन के, उनमें से कह रहे रिपब्लिका जो गणतंत्र होगा एक तरह से। इस गणतंत्र में जो मुखिया होगा वह पढ़ा लिखा होगा, दीर्घकाल तक पढ़ाई करेगा, राजमहलों में नहीं रहेगा और उसके द्वारा सोना चांदी है ऐसी वस्तुओं से दूरी बनाए रखी जाएगी। उसका खुद का परिवार भी नहीं होगा। एक अच्छे शासन की परिकल्पना उसने की। ठीक उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे महत्वपूर्ण विचारक जिनको राजनीति विज्ञान का जनक भी कहते हैं उनका नाम है अरिस्टोटल, अरस्तु। तो राजनीति विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है, अरिस्टोटल है। और अरिस्टोटल के द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक, उसकी पुस्तक का नाम भी पब्लिक रिपब्लिक है। और यहाँ जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो कौन सी है? पॉलिटिक्स। अरस्तु ने बहुत सी किताबें लिखी, उनमें से एक है पॉलिटिक्स। और इस पॉलिटिक्स के कितने भाग हैं? 8 भाग। स्कूल में तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, सारे प्रश्न आएंगे। इस पॉलिटिक्स के 8 भाग हैं और 8 भागों में उसने राज्य और राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से विवेचन किया है। इस अरिस्टोटल के द्वारा दुनिया में पहली बार रिपब्लिका के स्थान पर एक वर्ड का यूज किया गया जो किस भाषा का था? ग्रीक लैंग्वेज का था, यूनानी भाषा का था। और शब्द क्या था? पोलिस था। वो पुलिस वाला, अपने पुलिस वाला पुलिस नहीं, पोलिस शब्द का यूज किया गया। इस पोलिस शब्द का मतलब क्या था? यूनान के छोटे छोटे नगर राज्य। पूछा गया है पहली बार अरिस्टोटल ने स्टेट को क्या कहा? स्टेट इमेजिनेशन में आएगा। तो अरिस्टोटल का कहना है कि यह राज्य क्या है? पोलिस होता है। पोलिस वह नगर के छोटे छोटे, यूनान के छोटे छोटे नगर राज्य, सिटी स्टेट हैं। और इनमें 2 महान राज्य रहे हैं और उनमें से एक है एथेंस और दूसरा है स्पार्टा। दोनों का विवेचन किया गया है। जैसे हम अरिस्टोटल से आगे चलते हैं तो यूनानी राज्यों का पतन हो जाता है और उसके बाद आते हैं रोमन राज्य, रोमन एम्पायर। जब रोमन राज्यों की बात करते हैं तो रोम अब केंद्र बिंदु, पहले यूनान था केंद्र बिंदु, अब यूरोप का केंद्र बिंदु क्या है? रोम। ब्रिटेन ने बहुत बाद में आते हैं। रोम केंद्र बिंदु है और रोम का शासन पहली शताब्दी से लगभग 7वीं शताब्दी तक रहा। लगभग 500 सालों तक ये यूनानी राज्य रहे और पहली शताब्दी से लेकर, ये सब पूर्व से शुरू हो जाते हैं, पहली शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य रहा। ये रोमन साम्राज्य यूरोप का साम्राज्य है जिसका क्षेत्र भारत तक रहा। इसका मतलब ऐसे भी शासक आए हैं जिन्होंने न केवल 323 या 400 या रोमन यूनानी राज्यों में आक्रमण किया, रोमन राज्यों में भी यहाँ तक उनका वर्चस्व था। पूरा का पूरा ओटोमन साम्राज्य उनका बना हुआ था, रास्ता बना हुआ था। तो इस रोमन साम्राज्य के 3 विकास हुए। पहले विकास पर रोमन एक गणराज्य था, फिर उसके बाद रोमन एक साम्राज्य बन गया और उसके बाद रोमन वापस क्या बन गया? किंगडम बन गया, जो साम्राज्यों का मालिक होता है। तो रोम केंद्र बिंदु था, रोमन एम्पायर थे। इस रोमन एरा में सबसे महान विचारकों में से एक का नाम है मार्कस टूलियस सिसरो। ये पूछा गया था। तो मार्कस टूलियस सिसरो कौन था? रोमन था, यूनानी था, रोमन विचारक था पहली बार। इसके द्वारा पहली शताब्दी ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी आ गया है, आगे चलेंगे हम। वहां से उल्टा चलता है, ऊपर से 20 नीचे आएगा, उसको आगे बढ़ना कहते हैं। और यहाँ एक होती गिनती अब बढ़ती जाएगी, अब अवरोही क्रम में नहीं आरोही क्रम में होगी। तो पहली शताब्दी में इसने एक वर्ड का यूज किया और वह वर्ड आज पूरी दुनिया में क्या है? बहुत चर्चित है। क्या नाम है उसका? सिविल सोसाइटी। इसने वर्ड का यूज किया सिविल सोसाइटी का। 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता था,
एक था सिवितास और दूसरा था सिविल सोसाइटी। मार्कस पोलियस सिसरो या सिसरो जिसको कहते हैं सोर्स में, सिसरो के द्वारा पहली बार आधुनिक दुनिया में एक वर्ड का यूज किया गया जिसे सिविल सोसाइटी कहते हैं, जो बाद में आगे जगह जॉन लॉक इसका यूज करता है। सिविल सोसाइटी का मतलब नागरिक समाज है, सामान्य समाज है। उसने राज्य को सिविल सोसाइटी कहा। ठीक इसी के समानांतर एक और रोमन विचारक है और उस विचारक का नाम है पोलिबियस। इसके भी 2-3 बार प्रश्न पूछे गए। तो पोलिबियस जो विचारक है, उन्होंने यूनान के, रोम के साम्राज्य का जिक्र करते हुए कहा कि जब रोम में गणराज्य था तो गणराज्य में सीनेट हुआ करती थी। इसका मतलब सीनेट क्या है, जैसे आज भी नहीं है सेनेट हो, तो अमेरिका की सेनेट है, ऐसे ही रोमन गणराज्य में सेनेट होती थी और उस सेनेट को सर्वोसर्वा माना जाता था, एक संस्था जो रोमन गणराज्यों का संचालन कर रही थी। तो पोलिबियस के द्वारा उस स्टेट को सिविल सोसाइटी कहा गया। सिसरो का इसने क्या किया है, समर्थन किया है। ठीक 5वीं शताब्दी में जब हम पहुंचते हैं तो 5वीं शताब्दी में ट्यूटोनिक कबीले की एक लैंग्वेज में, ट्यूटोनिक भाषा उसको कहा जाता है, यहाँ पर पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया गया, स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया। एग्जैक्ट जो वर्ड है, इसका जो शब्द है वह स्टेट अब तक अस्तित्व में नहीं है, अब जाकर वह अस्तित्व में आता है, क्योंकि इस स्टेट को ये रिपब्लिका कह रहा है और यह पोलिस कह रहा है और यहाँ पर सिवितास और सिविल सोसाइटी कहा गया है और यहाँ पर जाकर उसको क्या कहा गया है, स्टेट कहा गया है। इसने पहली बार स्टेट, ट्यूटोनिक लैंग्वेज में स्टेट शब्द का यूज किया गया। अब स्टेट जो वर्ड है ये इंग्लिश भाषा का शब्द है, फ्रेंच में इसको एटा भी कहते हैं, रिपब्लिका भी कहते हैं और जर्मन में भी इसको स्टेट्स कहते हैं और इटालिक भाषा में इसको स्टेटों के नाम से जाना जाता है। ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग किसने किया है, मैकियावेली ने किया है। मैकियावेली कहता है कि जिस सत्ता का उपयोग किया जाता है वो तो स्टेट ही है और जो उपयोग करता है, जिसके द्वारा किया जाता है वो क्या है, स्टेटो है। तो इटालिक लैंग्वेज में उसने स्टेटो वर्ड यूज किया। स्टेट जो वर्ड है बेसिकली लैटिन भाषा से बना है, आधुनिक शब्दावली आ गई और इसलिए स्टेटस है। स्टेट्स का मतलब वैसे अभिव्यक्ति भी होता है, कहना भी होता है, लेकिन इसी स्टेटस, स्टेट से क्या बना, स्टेट वर्ड बना है। इस तरह से स्टेट वर्ड का इजाद हुआ। मैकियावेली ठीक जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैकियावेली पहला विचारक था जिसने न केवल स्टेटों कहा अपितु राष्ट्र राज्य की क्या की, कल्पना की। उसने कहा कि इटली जो नेपल्स और यूनान छोटे छोटे नगरों में बचा हुआ, वेल्स के नगरों में, उन छोटे छोटे नगरों को मिलाकर क्या बनना चाहिए, एक अखंड इटली बनना चाहिए। उसकी इमेजिनेशन है और इसीलिए वह एक शक्तिशाली राजा की क्या करता है, इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है कि सबको मिलाकर अखंड राज्य बनाएगा। ये नेशन स्टेट आ गया। जैसे ही हम इसके आगे बढ़ते हैं तो पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हो जाता है, धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो जाता है और 17वीं-18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति शुरू हो जाती है। जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, व्यक्ति को महत्व मिलने लग जाता है धर्म के स्थान पर, व्यक्तिवाद आ जाता है, व्यक्तिवाद से पूंजीवाद आता है, उदारवाद आता है और समाजवाद इस तरह से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। 1943 से 20वीं शताब्दी के मध्य तक पहुंचते पहुंचते एक नए राज्य का नाम आ जाता है जिसको क्या कहते हैं, कल्याणकारी राज्य। ये राज्य चले गए, समाजवाद सब आ चुका है, इसके बाद आया है नया लेटेस्ट जो वर्ड था वो कल्याणकारी राज्य था। इस वेलफेयर स्टेट के द्वारा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य किया गया, स्टेट तो डिफाइन हो गया। अब उसके बाद जब एलपीजी आया, इसके बाद आया एलपीजी 1980 और 90 की, दुनिया भर में 80 के दशक में, हमारे यहाँ 90 के दशक में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, 3 वर्ड जिसको आप एलपीजी का कॉन्सेप्ट कहते हो। इसका मतलब है उदारीकरण, इसका मतलब है निजीकरण और इसका मतलब है भूमंडलीकरण। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का जो यूज किया गया उसके तहत दुनिया की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज थी उन बाउंड्रीज का इंपोर्टेंस कम हो गया। इसलिए यहाँ पर एलपीजी कॉन्सेप्ट ने स्टेट को एक ग्लोबल स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की। ग्लोबल विलेज तक यहाँ तक कॉन्सेप्ट आया कि ये ग्लोबल विलेज हो सकता है, वैश्विक ग्राम हो सकता है। परंतु इसमें जो राज्य का उदय हुआ वेलफेयर स्टेट के बीच और एलपीजी के बीच, उन राज्यों को क्या कहते हैं, पोस्ट कोलोनियल स्टेट। जो नेट के सिलेबस में आपके है ना कि उत्तर औपनिवेशिक राज्य, ऐसे राज्य जो गुलाम थे, साम्राज्यवाद के गुलाम थे, उपनिवेशवाद के गुलाम थे, पीड़ित थे, उन देशों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे आजादी मिली। 1990 नामीबिया 21वीं शताब्दी का अंतिम देश था जिसको आजादी मिली। 2006 में यूगोस्लाविया के टुकड़े हुए और धीरे धीरे सर्बिया और मोंटेनेग्रो को आजादी मिली। अभी भी हाल ही में 400 साल पुराने साम्राज्य के एक अंत हुआ छोटा सा द्वीप है जो ब्रिटेन से अलग हुआ जिसको आजादी मिली है। सारे स्टेट कैसे हैं, पोस्ट कोलोनियल स्टेट हैं, मॉडर्न स्टेट हैं, इन्हीं को नेशन स्टेट के नाम से जाना जाता है।
ये तो है टर्म राज्य का, राज्य टर्म का यूज। अब जब राज्य शब्द का प्रयोग किया गया तो राज्यों का विकास किस क्रम में हुआ है? नेक्स्ट है, राज्य विकास का क्रम दिखा दिया था क्या? हेडिंग लिखो, राज्यों के विकास का ऐतिहासिक क्रम लिखो, हेडिंग लिखो, राज्यों के विकास का ऐतिहासिक क्रम। हाँ, ये स्टेट तो पूरा हो गया, स्टेट मैंने बता दिया, क्रम ये इसमें प्रश्न आता रहता है। राज्यों के विकास का इतिहास। नंबर 1 पर राज्य है वो कबीला राज्य है, ट्राइबल राज्य, ट्राइबल स्टेट। नंबर 2 पर क्या है? ओरिएंट राज्य, प्राच्य राज्य। देखो ये तो लिख लो आप, प्राच्य राज्य, ओरिएंट स्टेट। नंबर 3 पर है यूनानी राज्य, जहां से राज्यों की पहचान शुरू होती है, और इसमें आप लिख लो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहली ईसवी सदी तक। उसके बाद है रोमन राज्य, इसमें लगभग पहली सदी से 7वीं शताब्दी तक, शताब्दी ईसवी तक। उसके बाद है सामंती राज्य, ये 7वीं शताब्दी से लगभग 15वीं सदी तक। उसके बाद है राष्ट्र राज्य, ऐसे राज्य 15वीं सदी से 20वीं सदी तक। तो ट्रिक मैंने बताई थी, पूछा गया पहला ना, यूरोसारा यहाँ पहचान की गई राज्य। इससे पहले राज्यों की पहचान हुई है। राज्यों के विकास का ऐतिहासिक क्रम, सबसे पहले कबीला राज्य हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस है। प्राच्य राज्य हैं, ओरिएंट स्टेट हैं। यूनानी राज्य हैं 5वीं शताब्दी से पहली सदी तक। रोमन राज्य पहली सदी से 7वीं शताब्दी के अंत तक लगभग। सामंत या फ्यूडल स्टेट 7वीं से 15वीं शताब्दी तक। और राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक। तो ये जो आपको बता रहा था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा, यूरोसारा यूनानी राज्य, रोमन राज्य, सामंती राज्य और राष्ट्र राज्य। तो राष्ट्र राज्यों के विकास का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन आया हुआ है जो सही क्रम, राष्ट्र राज्य विकास का सही क्रम क्या है? तो पहले आ गया रोमन राज्य, फिर दे दिया यूनानी राज्य, फिर दे दिया राष्ट्र राज्य, फिर सामंती राज्य। ऐसे 4 ऑप्शन उसने बनाए हैं। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये ट्रिक भी आपको लिखनी है, यूरोसारा। यूरो। अब इससे पहले क्यों नहीं? इससे पहले का मतलब है कि वो साक्ष्य जब राज्य की पहचान हो चुकी है और राज्य को एक संस्था के रूप में स्थापित कर दिया गया और राज्यों के बारे में विवेचन भी किया गया, लिखा भी गया, सिद्धांत भी दिए गए। इससे पहले जो आपको राज्य दिखाई दे रहे हैं, तो एक तो ये ध्यान रखना, सबसे पुराने राज्य कौन से हैं? कबीला राज्य। और सबसे पहले विकसित राज्य कौन से हैं? यूनानी राज्य। उसके बाद रोमन राज्य हैं, सामंती राज्य हैं और राष्ट्र राज्य। 15वीं शताब्दी से अब तक जो राज्य है वो सारे सारे राष्ट्र राज्य हैं। अब इन राष्ट्र राज्यों का नेचर अलग अलग है। जो आपकी नेचर ऑफ स्टेट है, किसी का नेचर सोशलिस्टिक है, किसी का नेचर कैपिटलिस्टिक है, किसी का नेचर कम्युनिस्टियन है, किसी का कम्युनिटेरियन है, किसी का वेलफेयर है और किसी का पोस्ट मॉडर्न स्टेट है, उत्तर आधुनिकवादी राज्य है। राज्य का अलग अलग स्वरूप, मान लो अमेरिका है पूंजीवादी राज्य, भारत है कल्याणकारी राज्य, ब्रिटेन है कल्याणकारी राज्य, चाइना है साम्यवादी राज्य, वेनेजुएला है, क्यूबा तो घट गया है, वेनेजुएला है समाजवादी राज्य। तो इसका मतलब राज्य की प्रकृति के हिसाब से प्रकार है। तो 2 प्रश्न मैंने बताया, एक यूरोसारा का जो काफी समय 2006-7 का प्रश्न है, और एक सबसे पुराने राज्य कबीला राज्य। अब कबीला राज्य क्या है, इसमें लिखो थोड़ा सा कबीला राज्य।
कबीला राज्य, ट्राइबल स्टेट। इसमें देखो, पहचान नहीं रखने वाले राज्य, पहचान नहीं रखने वाले राज्य जिनका विकास, पहचान नहीं रखने वाले राज्य जिनका विकास जंगलों में हुआ, जिनका विकास जंगलों में हुआ, और उन राज्यों का मुखिया या राजा, और उन राज्यों का मुखिया या राजा कबीले का मुखिया होता था, जिसे कबीले का मुखिया होता था, जिसे सरदार कहा जाता था। ऐसे राज्य जनजातियों के राज्य होते हैं, ऐसे राज्य जनजातियों के राज्य होते हैं। कंटिन्यू। 21वीं शताब्दी के ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समूह है, 21वीं शताब्दी के ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समूह है, कोमा अफ्रीका महाद्वीप के आदिवासी समुदाय, अफ्रीका महाद्वीप के आदिवासी समुदाय भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जारवा जनजाति, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जारवा जनजाति कबीला राज्यों का प्रतीक है, कबीला राज्यों का प्रतीक है। अब देखो, इसका मतलब समझने का आधार ये है कि ट्राइबल स्टेट क्या है? ऐसे स्टेट हैं जिनकी पहचान नहीं है। पहचान का मतलब है कि वो राज्य तो हैं, परंतु उन राज्यों की कोई थ्योरी देने वाला नहीं है, उन राज्यों का कोई सिद्धांत बताने वाला नहीं है, और उन राज्यों की स्थिति क्या है, कानून क्या है, क्या होगा, इसके बारे में बताने वाले हैं। आज भी क्या है कबीला राज्य? तो सबसे पुराने कैसे राज्यों के कबीला राज्य के ट्राइबल राज्य हो गए? इसका मतलब ये आदि मानव से जुड़े हुए, होमो सेपियन, मैंने बताया आपको, जंगलों में रहते हैं, सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, ये आज भी रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2018 में बहुत ज़्यादा चर्चा में आया, जब जारवा जनजाति के कुछ लोगों ने अमेरिका के एक टूरिस्ट को जो अध्ययन करना चाहता था उसको मार दिया, और वो निवर्सतर रहते हैं, आदिवासियों की तरह रहते हैं, उनका एक तरीका है, और इसलिए वो आम जनता से जुड़ना नहीं चाहते। वो ना तो लैंग्वेज समझते हैं, उनकी खुद की जारवा लैंग्वेज है जो कोई नहीं समझता ही नहीं, और उनकी लैंग्वेज में कोई अगर समझता है तो वह आदमी जारवा जनजाति का आदमी होता है। अब इसका मतलब आप कम्युनिकेशन कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो ये ट्राइबल स्टेट मॉडर्न स्टेट से जुड़ ही नहीं सकता है। हालांकि ये ट्राइबल स्टेट मॉडर्न स्टेट के लिए चैलेंज भी है। इसका थोड़ा सा लिबरल सोप आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो उत्तरी पूर्वी भारत में खासी, जैंतिया, गारो, लेपचा, भूटिया, ये जनजातियां हैं। इन जनजातियों की अपनी हिल काउंसिल होती है, पहाड़ी परिषदें होती है। 2015 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग, पीस बिल्डिंग के नाम से प्रोग्राम चलाया गया कि जो नागा, मिजो या मिजो नेशनल फ्रंट है, नागा नेशनल फ्रंट है, उनसे बातचीत करके पहाड़ी परिषदों से हम शांति बनाए, और ये उनसे मंजूरी लेने की भारतीय संविधान को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब भारत का संविधान सुप्रीम है, परंतु आज भी भारत में ऐसी जनजातियां, ट्राइब्स हैं जो संविधान को नहीं मानती, कि वो समझते भी नहीं है, वो मानना चाहते भी नहीं, उनका खुद का कानून है, उसी पर वो स्थापित है। जैसे कि मोताना प्रथा और डायन प्रथा, तमाम तरह की प्रथाएं, या जैसे हमने कानून बनाया, तो कुछ कुछ मॉडर्न स्टेट में भी इसके लक्षण मिलते हैं। जैसे मान लो मॉडर्न स्टेट के हम आदमी हैं और हम मृत्यु भोज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो स्टेट का कानून है उसके अनुसार दंडनीय अपराध है। परंतु अगर मैंने ऐसे किया तो ये ट्रैक्ट किसका है? ये जो लक्षण है वो कबीला राज्य का लक्षण है।
कि हमने कानून बनाया, आपको बताया गलत है, फिर भी आप कर रहे हो। ऐसा तो कबीले वाले लोग ही करते हैं। आदिवासी जिसको कह रहे हो, आदिवासी लैंग्वेज जनजाति के लिए आदिवासी का मतलब उसका खुद का कानून जो आपकी बात नहीं मानता है। ऐसा ब्रिटिश साम्राज्य में चैलेंज था, आज भी चैलेंज है। इसलिए जारवा जनजाति के लोग जिनकी पूरी जनसंख्या 600 से कम है, ड्रोन से हमने काउंटिंग की, जो जितना मिला हालांकि ज़्यादा हो सकती है, परंतु इतने लोग हैं, उनको बचा कर रखना चाहती है सरकार, उनके जंगलों में इंटरफेयर नहीं करे। जैसे इंटरफेयर करती है, उनको पढ़ाना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है तो खुद को मार लेते हैं। इसलिए वो ट्राइब्स है, कबीला, वो रियल ट्राइब जिसको आप कबीला राज्य का सिंबल है। नेक्स्ट प्राच्य राज्य, नंबर 2 प्राच्य राज्य। ऐसे प्राचीन राज्य जिनका विकास नदी घाटी सभ्यताओं की हृदय स्थली में हुआ है। ऐसे प्राचीन राज्य जिनका विकास नदी घाटी सभ्यताओं की हृदय स्थली में हुआ है। इन राज्यों के विकास के साक्ष्य या सबूत, इन राज्यों के विकास के साक्ष्य या सबूत अभी भी प्रक्रियाधीन है। जैसे कि सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के राज्य, सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के राज्य नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता के राज्य, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता के राज्य दजला डैश फ्रात, लिख लोगे, दजला डैश फ्रात नदियों के किनारे, दजला फ्रात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता के राज्य, मेसोपोटामिया की सभ्यता के राज्य तथा हांगहू नदी के किनारे, चीन की प्रसिद्ध नदी हांगहू नदी के किनारे चीनी सभ्यता के राज्य इत्यादि। अब देखो, इसका मतलब है कि इन राज्यों के हमने साक्ष्य मिले हैं, सबूत भी मिल गए, मान लो उनके राजाओं की मूर्तियां मिल गई, देवताओं की मूर्तियां मिल गई, हल भी मिल गया, बीज भी मिल गए, अन्य कृषि के औजार भी मिल गए। ऐसे राज्य क्या हैं? ओरिएंट राज्य हैं। परंतु ऐसे राज्यों की सीमा कितनी थी, कहाँ तक थी? क्या ये पूरी दुनिया भर में फैले हुए थे? जैसे चीन जो कह रहा है साम्राज्य, उसका यही आधार है कि भाई कहाँ तक है। तो हमारा भी जो प्राचीन राज्य सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु नदी से शुरू होता है, तो वह कहाँ तक था? क्योंकि सिंधु का खुद का क्षेत्र बहुत बड़ा है, चीन के एरिया में जाता है। तो क्या सिंधु नदी या ब्रह्मपुत्र नदी या हड़प्पा या लोथल है, क्या वो पाकिस्तान में भी है? काफी क्षेत्र है। वह ईरान के कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र में भी है। ऐसे मंगोलिया जो या गोबी मरुस्थल है वहां तक भी फैला हुआ है। ऐसे बोत्सवाना जो सहारा मरुस्थल है वहां फैला हुआ है। तो क्या वास्तव में उन राज्यों का विकास कैसे हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, परंतु उसके पूरे नगर नहीं मिले हमें। एक नगर मिल गया, मान लो हड़प्पा में मिल गया, लोथल में मिल गया, रोपड़ में मिल गया, धौलावीरा में मिल गया, जगह जगह मिल रहा है, परंतु एग्जैक्ट अपन बाउंड्री लाइन तय नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक था और उसका लिटरेचर कहाँ है। लिटरेचर नहीं मिला ना, आपको मान लो नीचे धौलावीरा में मैदान मिल गया, आपको
आपको नीचे स्नान घर भी मिल गई, मकान भी मिल गया, हल भी मिल गई, बीज भी मिल गए। एक मिनट से, हेलो, हाँ क्लास में हो बेटा मैं, अंकल जी को फोन कर ले, खुद ही तू है ना। तो कहने का मतलब ऐसे राज्य मिले, ऐसे इजिप्टियन जो सभ्यता है, जहां पर आप ममीज की बात आपने सुनी होगी जो 3000 साल से पुरानी है, उनके साथ से ऐसे अल्बर्ट हॉल में भी एक बॉडीज पड़ी है, एक बॉडी पड़ी है मर्द शरीर जिसको कहते हैं लंबे समय तक बनाए रखना। वो कह रहे हैं कि हमारा जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी है। तो हालांकि मिस्र की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन है। इसी के साथ चीन की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, तो सभ्यताएं कुछ कुछ जगह मिली सिविलाइजेशन। लेकिन आप हंटिंगटन की जो किताब है जिसमें 7 सभ्यताओं को उसने जिक्र किया अलग अलग, उनके साथ से तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो मैंने कहा राज्य जो है ना, तो ये राज्य स्थापित नहीं हो रहा है यहाँ पर कि कहाँ राज्य था, क्या सीमाएं थी, क्या कहना चाह रहा है, थ्योरी क्या है, राजा कौन था, ये हम पकड़ नहीं पा रहे। बाकी साक्ष्य तो मिले हैं पास रूप से, प्राप्त होते हैं, स्थापित होते हैं तो पीछे जाएंगे, वरना यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से जो राज्य शुरू होते हैं वो राज्य वेल नोन स्टेट है, जिनका फाउंडर फादर भी है, जिसका लिटरेचर भी है, और जिसने एक थ्योरी को डिजाइन किया है जो स्टेट की थ्योरी है। यहाँ कोई काम नहीं है, बाद में नहीं बोला तो जी के पास कल होगा। हाँ ठीक है, कल करा देना। कहने का मतलब है कि वेल नोन स्टेट है, और यहाँ जब हम शुरुआत करते हैं तो इसी के समानांतर हमारे यहाँ भारत में वज्जी संघ मिलता है और लिच्छवी संघ मिलता है। महाजनपद व्यवस्था उसको कहा जाता है, क्योंकि रामायण और महाभारत का जो काव्य है उसके तहत कुछ कुछ क्षेत्र हैं, परंतु पूरा डिफाइन नहीं किया जा रहा। लिटरेचर तो है हमारे पास रामायण महाभारत का, लेकिन वह राज्य के बारे में ही नहीं है, कि वो राजा के बारे में नहीं, उसमें पूरी व्यवस्थाएं हैं, और ऐसी व्यवस्थाएं जो स्थापित नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उसमें अतिशयोक्ति ज़्यादा हो गई थोड़ी सी कहानियों के रूप में, तो उनको उपन्यास मान लिया गया। पॉलिटिक्स को उपन्यास नहीं माना गया, अर्थशास्त्र को उपन्यास नहीं माना गया, लेकिन मनुस्मृति, रामायण और महाभारत और अन्य याज्ञवल्क्य स्मृति या धार्मिक ग्रंथ हैं उनको कहानी के रूप में, कथा के रूप में मान लिया गया, इसलिए उसको आप स्थापित नहीं कर पाए। हालांकि प्रयास जारी है। तो इसलिए यूनानी राज्य पहचान वाले राज्य हैं, तो इसको पूछा जाएगा, इस क्रम में नहीं हो सकता, ये यहाँ से शुरू होता है यूनानी राज्य। नेक्स्ट को यूनानी राज्य, यूनानी राज्य, ग्रीक स्टेट। इसमें लिखो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनान में एक शिक्षा पद्धति को शुरू किया गया। यूनान में एक शिक्षा पद्धति को शुरू किया गया जिसका नाम था सोफिस्ट प्रणाली, जिसका नाम था सोफिस्ट प्रणाली। अंडरलाइन कर दो इसको, सोफिस्ट प्रणाली, सोफिस्ट प्रणाली सिस्टम। देखो ये जो सोफिस्ट प्रणाली आपको दिखाई दे रही है वह ठीक वैसे प्रणाली है जैसे भारत में गुरुकुल प्रणाली होती थी। वह शिक्षा सबके लिए नहीं थी, कुछ लोगों के लिए थी, राजाओं के लिए थी, राजकुमारों के लिए थी, केवल ब्राह्मण लोगों के लिए थी, अन्य के लोग ये शिक्षा नहीं थी। सोफिस्ट भी ऐसी शिक्षा प्रणाली थी जिसमें केवल और केवल 2 चीजें जुड़ी हुई थी, एक पैसा, रुपए, और दूसरी शिक्षा। वहां थोड़ा सा अंतर ये था कि अब उस स्थिति को देखा जाए तो समानांतर थी। पैसा किसके पास है? सिर्फ राजा के पास है, जन के पास पैसा नहीं है। राजा ही पैसा रखता है तो शिक्षा भी किसको मिलेगी? राजा को मिलेगी। ये शिक्षा पैसों के बदले दी जाती थी। कुछ कुछ सोफिस्ट ऐसे भी थे जो बिना पैसों के भी शिक्षा देते थे, और इनमें जो सबसे महान नाम था वो सुकरात है। कुछ लोगों का आरोप है उसके साथ उनका कि सुकरात पैसे लेता था, परंतु अधिकांश जो साक्ष्य सुकरात के पैसे वाली शिक्षा के साक्ष्य नहीं है। सुकरात यूनान का सबसे बड़ा सोफिस्ट था जिसके महान शिष्य थे। उन्हीं महान शिष्यों में प्लेटो का भी नाम है। तो उसका जो संवाद शैली थी, मोनोलॉग शैली थी, उसमें शिक्षा देता था। इसी शिक्षा पद्धति से यूनानी राज्यों का क्या हुआ? विकास हुआ। उसने राजा के लिए प्रश्न किए, उत्तर मांगे और व्यवस्था को स्थापित किया। जब राजा से बहस हुई तो नियमों की बात आ गई, कानून की बात आ गई। सुकरात का जब पॉलिटिकल थॉट पढ़ोगे आप तब पता चलेगा सुकरात चाहता क्या है। सुकरात एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता है जो ज्ञान पर आधारित हो, या वह किस पर आधारित हो? वर्च्यू पर आधारित हो। जब आप सुकरात को पढ़ते हो, सुकरात कह रहा है
नॉलेज इज वर्च्यू और वर्च्यू इज नॉलेज। 2 बार प्रश्न पूछ लिया गया, नेट में पूछा गया, ध्यान रखना है। तो वर्च्यू इज नॉलेज और नॉलेज इज वर्च्यू। तो ज्ञान सद्गुण होता है, सद्गुण ही ज्ञान होता है। प्लेटो इसका पूर्ण समर्थक है, उसका शिष्य समर्थन करता ही करता है। तो सुकरात ने कहा कि या तो जो राजा है वो ज्ञानी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ज्ञान का मतलब पढ़े लिखे से, अगर राजा पढ़ा लिखा नहीं हो तो राजा कैसा होना चाहिए, सद्गुणी होना चाहिए। उसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब है चरित्रवान राजा होना चाहिए। जो राजा ऐसे चरित्र को होल्ड करता है जो गुणवान, दूसरों के लिए वो अच्छा, जिसको आप मान सकते हो, तो उसको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं। और अगर उसने शिक्षा प्राप्त कर ली है तो वह अपने आप ही ज्ञानी हो गया है। तो ज्ञान जो वर्च्यू है और नॉलेज है, दोनों एक दूसरे से सिनोनिम जुड़े हुए हैं। दोनों में से एक जरूर होना चाहिए, सुकरात का यह कहना है। इसलिए सुकरात ने जो राजा है यूनान के राजाओं से बहस की है और इसी सत्य के लिए सुकरात को दंडित किया गया है कि सुकरात राजा का प्रतिरोध नहीं कर सकता। सुकरात अपने शिष्यों को यह नहीं कह सकता कि ज्ञान जरूरी है राजा के लिए, ऐसा नहीं है। तो ऐसे सिखा रहा है तो सुकरात पर आरोप लगाया गया देशद्रोह का कि वह शिष्यों को भड़का रहा है राजा के खिलाफ। तो राजद्रोह का आरोप है उसके ऊपर। और जब आरोप लगाया गया तो सुकरात को माफी मांगने की बात कही, सुकरात ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। सुकरात का एक खास मित्र है सेफालस, जो उसको कहता है कि हम भाग चलते, लेकिन वो भागता नहीं है। और उसका एक महान शिष्य है जिसका नाम प्लेटो है, जो भी चाहता है कि मेरे गुरु को मारा नहीं जाए, लेकिन उनके सामने गुरु को जहर का प्याला दिया जाता है पीने के लिए और वो जहर का प्याला आराम से ग्रहण कर लेते हैं। जहर का प्याला पीने के कुछ ही क्षणों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और अंतिम जो प्रश्न उनसे पूछा जाता है आनंद, सुख और दुख, जो हेडोनिज्म कॉन्सेप्ट आएगा आपको वैष्णव के तौर पे पढ़ाऊंगा, सुखवाद क्या है। तो सुकरात कहता है सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। जब मेरे को बेड़ियों में जकड़ा गया, सुकरात को बांध दिया गया था सलाखों से, तो जब जकड़ा गया तो मुझे दुख हुआ, और जब बेड़ियों को खोला गया तो मुझे सुख मिला। तो उसके शिष्यों ने सोचा भाई चिंतन की बात है, दर्शन की बात है कि ऐसे क्यों कह रहे हैं गुरु जी, भाई बेड़ियों में जकड़ा गया गलत था, शिष्यों को ये मानना है कि वो गलत था। फिर बेड़ियों में जकड़ा गया, जब बेड़ियां खोली गई, क्योंकि जब विस्मान कराया जाता है तो बेड़ी बांध कर नहीं देते, तो विस्मान को खोल देते हैं। तो इसका मतलब बेड़ियों को खोला गया तो उसने कहा मुझे आनंद की अनुभूति होती, ये सुख है। तो शिष्यों ने सोचा बड़ा सुख और जो दुख है उसका कॉन्सेप्ट खतरनाक है इसका। दूसरा उसने कहा, 2 ही प्रश्नों का जवाब दे पाया, तब तक जहर फैल गया उसकी बॉडी में, शरीर नीला पड़ गया और प्राण चले गए उसके। कुछ ही क्षणों में 10-15 मिनट का आहार उस सांपों का जहर था, बहुत मुश्किल था। और पुराना आदमी, जो पुराने आदमी देख मानव अवतार की तरह, तो ऐसे बड़े ही शक्तिशाली आदमी थे, इसलिए आसानी से उम्र नहीं और तुरंत प्राण त्याग दिया। दूसरा उनसे पूछा गया कि भाई जो सुख दुख की थ्योरी है उसके साथ जीवन मृत्यु क्या है। प्लेटो का लास्ट प्रश्न उससे है। तो जीवन मृत्यु में वो तो मर ही रहा है ना, तो वो बता रहा है जीवन मृत्यु क्या है, कि जीवन ही मृत्यु है और मृत्यु ही क्या है, जीवन है। तो फिर प्लेटो और सेफरस दोनों ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उसने कहा कि मैं मर नहीं रहा। आप सबको ये लगा कि मर ही जाएगा, सुकरात की बॉडी में जहर से नहीं फैलता, धीरे धीरे जब यहाँ तक फैल जाता है तब मरता आदमी, बाकी पूरी बॉडी में पहले ब्लड में जाता है ना ऑक्सीजन के साथ साथ। तो उसने कहा कि मर नहीं रहा, मृत्यु नहीं मेरा जीवन है, क्योंकि मृत्यु होने से ही क्या होता है, जीवन की उत्पत्ति होती है। और जब जीवन की उत्पत्ति होगी तो जीवन को क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो फिर उसने कहा कि सुख दुख भी नहीं, जीवन और मृत्यु ही मानव के क्या है, साक्ष्य हैं। तो मृत्यु कभी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु जीवन होता है। क्योंकि जिसकी मृत्यु होती है वह एक जीव के रूप में, क्योंकि आत्मा को तो वो भी नहीं समझ पाया, अध्यात्म था, आज विज्ञान भी नहीं पकड़ पाया आत्मा को, मरने वाले को नहीं रोक पाया, विज्ञान कोशिश कर रहा है पर सफल नहीं हुआ। तो मरता क्यों है तो सबको पता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, लेकिन मर क्यों रहा है, जिंदा क्यों नहीं रहना। और अगर मर गया तो जीवन कैसे आया, जीवन में जीव कहाँ से, उस जीव की खोज कर रहे हैं। इसको आप सोल कहते हो, आत्मा कहते हो, तो साइंस की परिधि में नहीं आता। क्योंकि सुकरात एक बड़ा विद्वान था, तो उसने कहा कि मृत्यु ही जीवन है, मरेगा नहीं आदमी, जन्म नहीं लेगा। हर जीव की कहानी, हर जीव मरता है, उसकी टाइम है, जो भी उसके 10 साल 20 साल 5 दिन 1 दिन, अलग अलग जीवों की आयु होती है। और जीव मरने से ही जीव की उत्पत्ति होती है, जीव जीव का रक्षक है। इसलिए उसने कहा जीवन मृत्यु, मृत्यु जीवन है और जीवन ही क्या है, मृत्यु। लेकिन इसका अंतिम सास है कि जीवन ही है सब कुछ। ये उसका विचार है, जो जीवन के बारे में, सुख दुख के बारे में, ये सुकरात का चिंतन है। अब इस सुकरात के चिंतन को प्लेटो ने स्थापित करने की कोशिश की। जो उसकी आरंभिक रचनाएं हैं, रिपब्लिक वाले लॉज में तो चेंज हो गया थोड़ा सा। उसने कहा कि एक आदर्श राजा होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक मात्र उसका उद्देश्य था कि जो भी राजा होगा वो ऐसा नहीं हो कि वो विद्वान आदमी को मृत्यु दे दे,
एक ही चिंतन था उसका। हालांकि प्लेटो को गिरफ्तार कर लिया गया था और प्लेटो को मार भी दिया जाता, प्लेटो भाग गया, सही बात रियलिटी ये है। तो प्लेटो को वापस गिरफ्तार किया था कि सुकरात प्लेटो के चिंतन में दोबारा क्या हो गया, जीवित हो गया। इस प्लेटो ने जिस राज्य को स्थापित किया उसी राज्य को अरिस्टोटल ने डिफाइन किया। अब प्लेटो और सुकरात और प्लेटो में क्या अंतर है, मौखिक है। इसकी बातचीत संवाद डायलॉग मेथड था, मौखिक पद्धति थी, जैसे लोक गायन होते हैं, और वह मोनोलॉग, उसे ग्रीक भाषा में मोनोलॉग कहते हैं। ये पूछा गया मोनोलॉग किस भाषा में लिखे गए, मोनोलॉग शैली में लिखे, प्लेटो के ग्रंथ किसी शैली में लिखे गए। डायलेक्टिक मेथड था, प्रश्न मैं बता रहा हूँ, आप उत्तर बताएं, फिर उत्तर नहीं आता तो मैं उत्तर बताता हूँ, फिर आप प्रश्न करेंगे। तो शिष्य और जो गुरु परंपरा है उसको प्रश्नोत्तर शैली कहते हैं, उसको दोनों को वाद संवाद कहते हैं, डायलॉग मेथड कहते हैं। उस मेथड के द्वारा उसने चिंतन को आगे बढ़ाया, परंतु लिखा नहीं। जो लिखने का काम किया वो प्लेटो ने किया, लेकिन प्लेटो ने सुकरात की अच्छी बातें लिखी, जो दर्शन की बातें थी, राजनीतिक दर्शन की, उस दर्शन की बातों को अरिस्टोटल ने क्या किया, कानून से जोड़ा। तो अरिस्टोटल ने जब पॉलिटिक्स लिखी तो अरिस्टोटल ने विस्तार से लिखा कि राज्य क्या है, राज्य के प्रकार कितने होते हैं, राज्य के संविधान क्या है, संविधानों के कितने प्रकार होते हैं, कंपैरेटिव मेथड क्या है, क्रांति क्या होती है, बदलाव क्यों होता है, क्रांति के रोकने के उपाय क्या है, ये भी वो बताता है। तो उसने दासता क्या होती है, अवकाश क्या होता है, स्वामी दास में क्या संबंध होते हैं, असमानता क्या होती है, समानता क्या होती है, कानून क्या होते हैं, रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हो, उस कानून के शासन की संकल्पना दी, या मध्यवर्ती शासन की बात कही। तो उसने एक पूरी लेखन शैली को डिजाइन किया और उस लेखन शैली में यथार्थ को उसने जोड़ दिया। इतना सा अंतर था कि वह सुकरात और प्लेटो में इतना ही अंतर था कि प्लेटो ने जो बात हवा में कही, आदर्श में कही, उस बात को अरिस्टोटल ने धरातल पर उतार दिया, यही अंतर था। प्लेटो कहता है आदर्श राजा हो, धर्म के अनुसार हो, अच्छा हो। अरिस्टोटल ने कहा कि कानून का शासन होना चाहिए, क्योंकि कानून से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता है। लिखो, सुकरात के द्वारा, कंटिन्यू, सुकरात के द्वारा अपने शिष्यों को या छात्रों को, सुकरात के द्वारा अपने छात्रों को मोनोलॉग शैली, लिख लो इसको ना, आता है मोनोलॉग शैली, कोष्टक लिख लो, यूनानी भाषा, यूनानी भाषा में मोनोलॉग शैली, कोष्टक में यूनानी भाषा में कोष्टक बंद, या अंडरलाइन करो इसको, मोनोलॉग शैली कोष्टक में यूनानी भाषा में कोष्टक बंद, या प्रश्नोत्तर शैली, प्रश्नोत्तर शैली, या संवाद शैली, या संवाद शैली के माध्यम से ज्ञान का विस्तार किया। कंटिन्यू, सुकरात के महान शिष्य प्लेटो ने, सुकरात के महान शिष्य प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, अपनी पुस्तक रिपब्लिक में 380 ईस्वी में लिखी, 50 ईस्वी में, 380 में ये, 50 में पॉलिटिक्स, 380 ईस्वी रिपब्लिक में आदर्श राजा या दार्शनिक राजा, आदर्श राजा या दार्शनिक राजा और आदर्श राज्य की संकल्पना, आइडियलिस्टिक, अंडरलाइन कर देंगे इसको, आदर्श राज्य की संकल्पना स्थापित की। लाइन चेंज करके, प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने, प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स, कोष्टक में 350 बीसी, प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स, कोष्टक में 350 बीसी, कोष्टक में पॉलिटिक्स में
यूनानी नगर राज्यों के बारे में, यूनानी नगर राज्यों के बारे में व्यवस्थित और क्रमबद्ध विवेचन किया है, व्यवस्थित और क्रमबद्ध विवेचन किया है। कंटिन्यू। अरस्तु के चिंतन के साथ ही, अरस्तु के चिंतन के साथ ही आधुनिक दुनिया में यूनानी नगर राज्यों को, आधुनिक दुनिया में यूनानी नगर राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। नेक्स्ट लाइन। यूरोप महाद्वीप के केंद्र, यूरोप महाद्वीप के केंद्र, यूरोप महाद्वीप के केंद्र यूनान और यूनानी साम्राज्य, यूनान ग्रीस, यूनान और यूनानी साम्राज्य एथेंस और स्पार्टा, एथेंस और स्पार्टा, एथेंस और स्पार्टा के पारस्परिक संघर्ष के कारण समाप्त हो गया। इसका मतलब आपके नहीं आता हो, पर्सनल हिस्ट्री में वैसे पूछा गया है और आया हुआ है, आता रहता है कि जो यूनानी राज्य थे, राज्यों का विकास हुआ तो इसके बाद ये क्यों है, इसके बाद ये क्यों है, इसके बाद ये ऐसा कैसे हुआ, चलते कैसे गए, क्योंकि एक का अंत दूसरे का मृत्यु जीवन का संबंध है। तो ऐसे ही राज्य जो यूनानी राज्य थे उनका अंत कैसे हुआ, तो जो कारण पूछा जाता है आंतरिक कलह के कारण। एक तो जो यूनान था वो भूमध्य सागर के ठीक ऊपर है, तो समुद्री क्षेत्र था, कभी आपने मूवी देखी हो। दूसरा कि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, और तीसरा एक उपजाऊ क्षेत्र था। एथेंस एक गणराज्य था और स्पार्टा एक राजतंत्र था, जो निरंकुश राजतंत्र था। गणराज्य और राजतंत्र के बीच बहुत संघर्ष था, आंतरिक कलह, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ले गया उनको। आपस में संघर्ष के कारण सेनाएं हमेशा युद्ध होता है, जैसे भारत पाकिस्तान की स्थिति है, इजराइल फिलिस्तीन की स्थिति, ऐसी स्थिति है। तो पारस्परिक मतभेद और गणराज्य प्रणाली में अंतर के कारण संघर्ष हुआ, और संघर्ष के परिणाम स्वरूप एथेंस और स्पार्टा दोनों का क्या हो गया, पतन हो गया। क्योंकि यूरोप महाद्वीप में जो ग्रीस देश है, उस ग्रीस के दो बड़े बड़े राज्य हैं, बाकी सब पर तो इन्हीं का सेना का नियंत्रण, स्पार्टा की सेना का नियंत्रण है और एथेंस की सेना का नियंत्रण है। लेकिन जब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे तो इन्हीं का नुकसान होगा, इसलिए एथेंस और स्पार्टा दोनों का ही क्या हो गया, पतन हो गया। राज्य समाप्त नहीं हुए, दोनों हार गए, और इनको हराने में रोमन राज्यों का क्या हो गया, उत्थान हो गया। नेक्स्ट है इनको रोमन साम्राज्य, रोमन राज्य, रोमन राज्य। इसमें लिखो यूनानी राज्यों के पतन के परिणाम स्वरूप, यूनानी राज्यों के पतन के परिणाम स्वरूप रोमन राज्यों का उदय हुआ। हाँ क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं। रोमन साम्राज्य, कंटिन्यू, रोमन साम्राज्य का विकास, रोमन साम्राज्य का विकास गणराज्य, राजतंत्र
और साम्राज्यवादी चरणों में हुआ। नेक्स्ट लाइन, रोमन गणराज्य के समय रोमन विचारक सिसरो और पोलिबियस के द्वारा, रोमन विचारक सिसरो, मार्कस पोलिबियस सिसरो वही, पोलिबियस, रोमन विचारक सिसरो और पोलिबियस के द्वारा सेनेट प्रतिनिधि संस्था को, सेनेट अंडरलाइन कर दो, सीनेट बोलते हैं उसको, वैसे सेनेट रोमन लैंग्वेज में सेनेट प्रतिनिधि संस्था को राज्य का केंद्र बिंदु बनाया गया। नेक्स्ट लाइन, जूलियस सीजर के उदय के कारण, अंडरलाइन करते हैं, जूलियस सीजर का संबंध किस रोमन राज्य से, जूलियस सीजर के उदय के परिणाम स्वरूप तीसरी शताब्दी में रोमन राजतंत्र का आगमन हुआ, यानी गणराज्य का अंत हो गया, रोमन राजतंत्र का आगमन हुआ। नेक्स्ट लाइन, रोमन किंगडम या साम्राज्य ने रोमन किंगडम या साम्राज्य ने रोमन का मुख्य केंद्र बिंदु राजधानी रोम को बनाया। इटली की राजधानी रोम को बनाया और इसी के साथ रोमन चर्च एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था, रोमन चर्च बन रहे हैं, रोमन चर्च एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था के रूप में स्थापित हो गई। अब देखिए रोमन राज्य में जो विकास पहली शताब्दी 7वीं शताब्दी की तक हुआ, इस रोमन राज्य के विकास में गणराज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे भारत में गणराज्य थे, जनपद थे, वैसे रोमन में गणराज्य थे, उसकी वजह से विकास हुआ। लेकिन जूलियस सीजर जैसा महान क्रूर और आतंकी शासक आया और उसने पूरी सेनेट और गणराज्य का क्या कर दिया, अंत कर दिया। रोम को राजधानी, पहले सिसिली हुआ करती, रोम को राजधानी बनाया, केंद्र बिंदु बनाया और साम्राज्य को आगे बढ़ाता चला गया। जब उसने साम्राज्य को आगे बढ़ाया तो उसने एक चीज का सहारा लिया और वो था धर्म। इस समय ईसाई धर्म का सहारा लिया गया, हिंदू धर्म का वर्चस्व नहीं, उस समय ईसाई धर्म का सहारा लिया गया और पूरे यूरोप में रोम, जो रोमन चर्च है, दो तरह की चर्च है, रोमन चर्च है, स्क्रिवेंडियन चर्च है। जो रोमन चर्च है वो रियल कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट नहीं, वो रियल वास्तव में जिसको ईसाई धर्म कहते हो वो रोमन चर्च है। जैसे वेटिकन सिटी का पोप आपने सुना होगा, तो रोमन चर्च का मतलब है कट्टर या हार्डकोर जो क्रिश्चियन होते हैं वो रोमन चर्च के, जो ईसाईयत को बढ़ाना चाहते हैं, ईसाई साम्राज्य को बनाना चाहते हैं। जो ब्रिटेन के लोग हमारे यहाँ आए, उस ब्रिटेन की जो मानसिकता आज भी है वो इसी रोमन चर्च की मानसिकता है। लेकिन जो जर्मन में मार्टिन लूथर किंग आया, उसकी मानसिकता इससे विरोध में थी, इसलिए तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट लिखे गए।
तो जो रोमन राज्य चर्च, जो रोमन चर्च अस्तित्व में आया, वह चर्च 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक स्थापित रहा। और पूरी नहीं केवल यूरोप की बात है, दुनिया भर में ईसाई धर्म का क्या किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। जो अंग्रेज हमें आकर कह रहे थे कि हम आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं या सभ्यता सिखाने के लिए आए हैं, तो ईसाई धर्म बड़े स्तर पर, आज तो हिंदू मुसलमान हो गया, लेकिन उस समय ईसाई बड़े स्तर पर था। और जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता था उससे टैक्स का भी एग्जेम्पशन था, कोई अत्याचार भी उस पर नहीं होता था। और बड़ी संख्या में हिंदुओं ने और मुसलमानों ने ईसाई धर्म को ग्रहण भी किया। तो ये उस समय इसने वर्चस्व अपना फैलाया ईसा मसीह के नाम पर, जो पहली शताब्दी से शुरू हुई ईसा मसीह, तो उस ईसा मसीह को स्थापित करने में इसने योगदान दिया। और चर्च के कहने से, चर्च का जो पादरी होता था, पोप होता था सबसे बड़ा, उसके कहने से ही राजा आदेश देता था। जिंदगी और मृत्यु का जो प्रश्न था वो चर्च के पास आ गया। और इसलिए 426 ईस्वी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। 30वीं शताब्दी गणराज्य था, जूलियस सीजर आया। तभी यहाँ पर एक सिटी ऑफ गॉड करके पुस्तक लिखी गई। और ईश्वर, सिटी ऑफ गॉड का मतलब है ईश्वर का राज्य। तो सेंट ऑगस्टाइन ने लिखा सिटी ऑफ गॉड 426 ईस्वी में। उसने कहा कि जो राज्य है वो ईश्वर का है। ईश्वर का मीनिंग क्या है? ईश्वर का मीनिंग चर्च से है। तो उसने कहा कि जो चर्च है, ईसाई धर्म है, ईसा मसीह, वो उसी का है राज्य, दूसरे का नहीं हो सकता। जो आगे लास्ट जो अंत हुआ वो 1485 में सुमा थियोलॉजिका लिखी गई संत थॉमस एक्विनास के द्वारा। तब उसने जाकर वापस मेल जोल की बात कही। जब संघर्ष इतना बढ़ गया कि चर्च के पतन की बात आ गई, रोमन साम्राज्य के पतन हो गया, सामंती राज्य का पतन होने लगा, तब उसने कहा कि भाई लड़ाई मत करो। टू स्वॉर्ड का थ्योरी दी उसने कि ऐसा करते थे, जो बिल्डिंग, जो आपकी नींव है, वो तो ये मान लेते हैं कि ईसा मसीह की है, और जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो वो किसका बना दो? राज्य का बना दो। तो दो लक्ष्य बताए कि व्यक्ति की जिंदगी के दो लक्ष्य हैं, एक आध्यात्मिक लक्ष्य है, एक भौतिक लक्ष्य है, रुपए पैसे का कमाने का। तो जो भौतिक और सुख सुविधाएं चाहिए वो तो राज्य पूरी करेगा, भगवान नहीं दे सकता ना। मान लो आप मंदिर में जाओ और कहोगे पैसे दो मुझे, तो अब पुजारी हो तो अलग बात है, ऐसे भक्त बन के जाओ कि 2 लाख रुपए दे दो, अभी जाओ गणेश जी के मंदिर में 2 लाख रुपए दे, तो नहीं दे सकता। परंतु राज्य के पास जाओ तो राज्य दे सकता है, राज्य के पास पैसा होता है। भगवान के पास दान पेटी में तो दूसरे लेने वाले। दूसरा आध्यात्मिक लक्ष्य है कि आप ईश्वर के पास जाओ और आप ये कहो कि साहब दुख को दूर कर दो, हमें सुखी बनाओ, मानसिक शांति। जैसे आप जाओगे कभी, अलग अलग स्ट्रक्चर है ना, कंपोजिशन देखोगे आप इंडियन टेम्पल्स का, तो कंपोजिशन एक अलग तरीके का बनाया गया है, जो राधा कृष्ण कह रहे स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसे ही लक्ष्मी मंदिर है ना पास में, गणेश जी मंदिर के पास, तो उसके अंदर आप कभी जाओगे तो बहुत बड़ा अंदर गुंबद सा बना हुआ है, उसके सेंटर में पुजारी कहते हैं सेंटर में बैठो यहाँ पर। तो जो लोकेशन होती है, वास्तुशास्त्र तो काम करता ही है, विज्ञान है वो तो अपने आप में, वहां आप बैठते तो आपको सुकून मिलेगा। इसलिए सुकून मिलेगा क्योंकि आपका पूरा ध्यान किस पर आ गया है? ईश्वर पर आ गया है। और अब आप अपने पूरे दुख किसको सुनाना चाहते हो? ईश्वर को सुनाना चाहते हो। इसलिए आपके दिमाग में और चीज नहीं है। आप फोन पर लगे हो तो अलग बात है, फोटो खींच रहे हो, फिर भी आपका ध्यान एक मूर्ति की तरफ होता है। तो जितना पूरी जो कायनात होती है पूरी एक मस्जिद पर चली जाती है या गुरुद्वारे पर चली जाती है, वहां आपको कुछ सुनाई, दूसरा नहीं सुनाई देता, फिर मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं। तो आपको रियल में किसका फील होता है? स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से सुख या आनंद की अनुभूति होती है। ईश्वर तो आता थोड़ा से बालाजी महाराज, पर आपने देखा खूब बालाजी के भक्त बने हुए हैं, हनुमान जी के भक्त बने हैं, शंकर भगवान के भक्त बने हुए हैं, वो सारे दिन याद करते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं। ऐसा करके उनको आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। आपने देखा होगा जैसे मंदिर में जाओ और एक आदमी को जयकारे बुलाए जा रहा है, दूसरे को क्यों बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, उसको क्यों लग रहा है ऐसा? कोई मान लो खाटू श्याम जी शुरू होने वाला, यहाँ से पैदल क्यों जाएगा, कोई जयकारे क्यों लगाएगा, कावड़ क्यों ले जाएगा, कोई जंजीरों से खुद को क्यों पीटेगा, कोई अंगारों पर क्यों चलेगा, कोई मक्का मदीना वहां क्यों जाएगा? अल्लाह तो यहीं भी आ सकता है ना। या 4 धाम की यात्रा क्यों करेगा, या सरकार जो कॉरिडोर बना रही है कि आप जाओगे शिव जी के जाओगे, मथुरा जाओगे, ऐसा जो अलग अलग है, तो अक्षरधाम जाओगे, तो आनंद की, इसलिए उसने कहा सुमा थियोलॉजिका में कि ये 2 तरह का आनंद की बात है, राज्य भी रहेगा, चर्च भी रहेगी, लड़ाई मत करो। परंतु ऐसा नहीं हुआ, राज्य जीत गया। जो राजा था, राजा को जब ये पता चल गया कि भाई ये चर्च वाले है ना परेशान कर रहे हैं, तो राजा आगे बढ़ता चला गया। और राजा जैसे आगे निकल गया तो व्यक्ति आगे निकल गया, धर्म की तुलना में व्यक्ति आगे बढ़ गया। इसलिए रोमन जो चर्च था वो धीरे धीरे कम होता चला गया और राज्य की जो ताकत थी उभरती चली गई। नेक्स्ट लिखो। धर्म सत्ता के दबाव के कारण, धर्म या चर्च, धर्म सत्ता के दबाव के कारण 7वीं शताब्दी के अंत तक
रोमन राज्यों का पतन हो गया। नेक्स्ट देखो, सामंती राज्य, फ्यूडल स्टेट। नंबर 3 सामंती राज्य। इसमें 7वीं शताब्दी से लगभग 15वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी से लगभग 15वीं शताब्दी तक धर्म सत्ता के अधीन या चर्च के अधीन, धर्म सत्ता के अधीन या चर्च के अधीन सामंतों, जागीरदारों को सामंतों, जागीरदारों, मध्यस्थों या तालुकेदारों का बता दो, तालुकेदारों का राज्य स्थापित हुआ। इसका मतलब होता है भाई, एक तो राजा था, अब तक राजा है। अब जब रोमन चर्च स्थापित हो गया, धर्म एक नंबर पर आ गया। अब धर्म ने क्या किया कि पुजारी गांव में जाकर कार्य नहीं कर सकता था, भक्त नहीं बना सकता था, तो पुजारी के बीच और जनता के बीच एक मीडिएटर क्लास आया, जिसको आप सामंत कहते हो, जागीरदार कहते हो, तालुकेदार, अलग अलग वर्ड का यूज किया गया। ये बेसिकली मीडिएटर था आम जनता के बीच, जो इसको पुरोहित कहा जाता है। इसको बेसिकली पुरोहित वर्ग था। जो कलर की जो आपके परिषदीय आंदोलन, किन्सली मूवमेंट आपने सुना होगा। एक तो चर्च है, चर्च के पादरी हैं, नन है, पोप है, अलग अलग तीनों हैं। तो जो चर्च के धर्मगुरु हैं वो हो गए। अब चर्च के धर्मगुरु, एक तो राजा, इसका मतलब उसका इतना महत्व था, राजा खुद चर्च में आता था, फिर राजा चर्च में आता था। इसके साथ साथ राजा के जो नुमाइंदे थे वो भी चर्च में आते थे। अब राजा को कह दिया भाई तू तेरा बैठा रहे काम पर, कोई लेना देना नहीं। जो मीडिएटर थे वो चर्च के लिए काम करते थे, पैसा भी चर्च में आता, फिर राजा को दिया जाता। अपराधी को पकड़ के चर्च में लाते, फिर चर्च कहता, तब राजा को सुपुर्द किया जाता। तो न्याय का फैसला भी चर्च करता था, रेवेन्यू का फैसला भी चर्च करता था। चर्च ये फैसला करने के लिए जनता में से कुछ जो सामर्थ्यवान लोग थे, उन लोगों को मीडिएटर, तालुकेदार, मध्यस्थ और बिचौलिए नियुक्त करता था। और वो धर्म के जो दंड होता है, धर्म की तलवार उसको कहा जाता, धर्म की तलवार लेकर नगर में वो भ्रमण करते थे और उसको चर्च में ले जाते थे। वो कहता था कि ईश्वर ने इसको मारने का आदेश दिया है, इसलिए फिर मारता। पोप या पादरी कभी नहीं मारता था, वह राजा के पास नहीं। ईसा मसीह को खुद को भी किसने मारा है? पादरी ने थोड़ा मारा, सूली पर चढ़ाया, राजा नहीं चढ़ाया। तो कह रहे राजा के पास जाएंगे, राजा की सेना उसको मारेगी। क्यों? क्योंकि धर्मगुरु है, वो तो मार नहीं सकते। अब पाप भी किसको लगेगा? राजा को लगेगा। दो चीजें हैं इसमें। जब राजा का विनाश हुआ तो राजा को क्या उत्तरदायी ठहराया गया? इतने लोगों का आपने हत्या की है, तो इसलिए जो पाप था वो राजा के सिर पर मट दिया गया कि साम्राज्य का पतन इसलिए हो गया, राज्य का पतन इसलिए हो गया क्योंकि राजा का अत्याचार बढ़ गया। राजा ने तो किसी को मारा ही नहीं हकीकत में। जब न्यूटन तक के पर पहुंचते हैं तो किसी आदमी ने कहा साल सेव है ना स्टोरी के रूप में कि जो एप्पल है वो नीचे क्यों गिरा, तो राजा के पास उसको ले गए, चर्च के पास ले गए। शुरू में जन्म की बात है, तो चर्च के पास ले गए। उसने कहा भाई क्यों ऐसे क्यों कह रहा है? कि नहीं तो मतलब क्या मेरा प्रश्न है, तो प्रश्न कर नहीं सकते थे ना राज्य से उस समय, जब सांस्कृतिक क्रांति नहीं हुई तब तक कर नहीं सकते थे प्रश्न। तो ऐसा अजीबोगरीब प्रश्न आ गया सबके सामने कि सेब नीचे क्यों गिर रहा है? तो ठंडे प्रदेश है तो वहाँ सेब है। तो राजा के पास भेजा गया कि राजा को जवाब दे। राजा ने बुलाया, भाई हाँ बता क्या बात है न्यूटन। तो वहाँ पे न्यूटन ने कहा कि साहब सेब नीचे क्यों गिर रहा है? पागल हो गया राजा न्यूटन पागल हो गया, इसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। नहीं क्यों गिर रहा है, ये क्या मतलब है? नीचे गिरेगा ऊपर थोड़ा जाएगा। जब तक ग्रेविटी का पता ही नहीं था, राजा क्या पता गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। अब हम तो पढ़ लिया इसलिए अपने को पता है, पर नहीं पढ़ा उसको नहीं पता ना। जैसे मेरी माँ को या दादी को कोई कि हवा क्यों चलती है, तो उनको तो नहीं पता क्यों चलती है। उनको कहते हैं इंद्र भगवान चलाता है वहाँ। उनका एक है ना वायु देवता है वो चलाता है, इंद्र भगवान बरसात करता है, ये मानना है। और हवाई पेड़ ज़्यादा पेड़ होते हैं ना, उधर से हवा यहाँ आती है। ये हवा इसलिए कभी इधर से आती है, कभी इधर से आती है, कभी इधर से आती है, चारों तरफ से आती है। तो वो समझ में नहीं आता हवा ऐसे कैसे आती है। परंतु हवा तो इस वजह से चलती है ना कि तापमान में अंतर होता है कहीं ना कहीं सूर्य की लोकेशन के कारण, और तापमान में अंतर होता है तो प्रेशर में अंतर होता है।
जब उच्च दाब होता है तो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ बहती है, तो तूफान वगैरह जैसा बात इसी का परिणाम है। ये उनको नहीं पता, इसलिए वो आज भी नहीं समझते। तो आज की तारीख की बात कर रहा हूँ कि मेरी दादी जिंदा है 96 ईयर की, उनको कहते हैं क्यों चलती है। ये बात है कि पवन देवता का हनुमान जी के पिताजी, और वो फूक मारते हैं। अब उनको नहीं पता। मैं छोटा था तब कहानी सुनाते थे, चंद्रमा की कहानी सुनाते थे कि साहब चंद्रमा पे, छोटे बच्चे थे तो ऐसे ही सुनते। मान लो अब मेरा छोटा बच्चा हो तो मैं सुनाऊँ तो उसको क्या पता, मैं कहूँगा वही मानेगा। वो कि साहब देखो बूढ़ी महिला रहे, ऐसे पहले गांव बिजली नहीं होती थी तो बाहर सोते थे दादी के पास। वो दादी वो क्या है, वो चांद है, चांद में ब्लैक ब्लैक काले काले क्या है, तो दादी को क्या पता क्या है कि वहाँ एक बूढ़ी महिला बैठी है, सूत काटती रहती है सारे दिन, क्यों काटती है, बच्चा तो ऐसे करता है ना, तो सूत काटती है इसलिए कपड़े बनते हैं, तो कपड़े पहन रखे हैं। दादी ऐसे कहती, अभी भी याद है, छोटा बच्चा कुछ सब बातें याद नहीं, कुछ कुछ बातें याद रहती तो अभी भी याद है। तो मैं हंसता हूँ कई बार ऐसे दादी को, तो बच्चों को बताता हूँ कि वो दादी ऐसे अभी भी वो ऐसा ही कहती है। जैसे छोटे बच्चे हैं ना मेरे, तो उनको कहते हैं तो अब तो क्या फट लिख गई, तो उनको पता चलने लग गया, तो यूट्यूब वगैरह मोबाइल हो गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अरे पता नहीं इसमें तो किसने बता दिया मोबाइल में, ऐसा नहीं है। दादी अभी भी नहीं मानती ऐसा ही है। तो बाद में जब पढ़ा भौतिक भूगोल मैंने, तब तक ये नहीं पता था कि ऐसा ही हुआ, क्या पता। जब कॉलेज में आया गवर्नमेंट कॉलेज में, तो एक मैडम थी लक्ष्मीप्रिया, वो भौतिक भूगोल पढ़ाती थी। तो उसमें आपका ये पूरा जलवायु मंडल सारा आता, क्षोभ मंडल ये सारा आ जाता, सविंद्र सिंह की किताब में। तो उन्होंने बताया, तो मेरे बड़े आश्चर्य हुए, कैसे ये तो पहाड़ है। मैंने कहा मैडम को, मैंने मैडम मेरे तो दादी ने ये बताया कि दादी पढ़ी लिखी नहीं है ना, दादी को क्या पता कि चांद पर तो लोग पहुंच गए। दादी को तो चांद पर कैसे जा सकता है, वो इतनी दूर तो नहीं जा सकता। भाई मानती नहीं ना, आज दादी नहीं मानती, चांद पर कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता। मैडम ने बताया तो मेरे आश्चर्य हो जाता, मेरे खुद को समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैडम मुझे एक बात बताओ, कि काफ़ी दिन हो गए पढ़ाते हुए, 2-3 महीने हो गए गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती थी मैडम। तो मैंने पूछा मैडम चंद्रमा से कोई पत्थर फेंकता है ना, कहाँ आएगा। मैं तो ऊपर लगता है ना, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों है दुनिया ऐसे, क्यों है भाई। सब अगर तैर रही है अंतरिक्ष में तो अपन तैर क्यों नहीं रहे हैं, गिर क्यों रहे हैं, तो ग्रेविटी वगैरह तो मैडम ने बता दी। पर क्यूरियोसिटी मैंने कहा मैडम, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि चंद्रमा से कोई पत्थर लुढ़का दे, मान लो जैसे धक्का मार दे तो अपने ऊपर आकर गिरेगा क्या। तो मैडम हंसने लगी कि नहीं। अब बच्चों से पूछा तुम बताओ, बच्चों के पास तो बच्चे भी रहे थे पर उनको पता नहीं था कि मैडम ने पता नहीं कहाँ जाएगा। फिर मेरे को कहा कि यहाँ से पत्थर लुढ़का तू जो खड़ा है ना क्लास में बाहर, और एक पत्थर को लुढ़का देके कहाँ जाता है, कहीं नहीं जाएगा, ये तो यही रहेगा। ये कोई प्रश्न का जवाब थोड़ा है। तो मैडम यही जवाब है इस प्रश्न का, जो आप कह रहे हैं इस प्रश्न का एग्जैक्ट यही जवाब है कि चंद्रमा से पत्थर को अगर आप धकेल देते हो तो पृथ्वी पर आकर कैसे गिरेगा, क्योंकि उसमें भी ग्रेविटी है, चंद्रमा में खुद का गुरुत्वाकर्षण है, वरना चंद्रमा खुद ही आकर गिर जाए पृथ्वी के ऊपर, ऐसे नहीं होता। तब समझ में आएगी तो स्थिति अलग है, इसमें सब में ग्रेविटी है तो सारे लोकेशन है, हवा भी तैर रहे सब। हम जो खड़े हैं वो पृथ्वी की सरफेस यहाँ खड़े हैं, तो कोई कोई यहाँ बोर्ड पर खड़े गिर क्यों नहीं रहे, गिर इसलिए नहीं तो ग्रेविटी है। अब जहाँ भी खड़े हैं ना वहाँ ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी नहीं होगी, जैसे अंतरिक्ष में नहीं है तो आदमी तैरने लग जाता है ना, वहाँ खड़ा नहीं रह सकता। फिर उसने रस्सी बांध रखी है, जैसे आप देखो सुनीता विलियम्स वगैरह आया, कल्पना चावला जो सब गए, तो देखोगे वो ग्रेविटी जब जीरो हो जाती है तो आपका भार भी जीरो हो जाता है, फिर आप उड़ने लग जाते हो, तो वो चीज़ों को कंट्रोल में नहीं कर सकते आप। तो ये रियलिटी को समझ में आया। तो यहाँ भी चर्च जो था, वो चर्च को समझ में नहीं आता था कि क्या चीज़ है, तो चर्च जो ऐसा करता था उसको मरवा देता था, किस आदमी को मार दो, ये सबको परेशान करेगा, क्योंकि वो प्रश्न हो गया ना, तो प्रश्न हो गया जवाब कौन दे उसको, सबको पूछेगा। जैसे बच्चा पूछता है तो थक जाते हैं ना बताने वाले, मेरे माता मुखा तो यहाँ परेशान कर रहा है, ये क्यों हुआ, हर बार यही कहता है क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, हर क्यों का जवाब कहाँ से लाए, तो फिर नकार देते हैं उसको, इतने क्यों का जवाब नहीं है हमारे पास, हर बार क्यों ऐसा क्यों तो जवाब नहीं है उसका। इसलिए चर्च सत्ता धीरे धीरे उसका पतन हुआ, इसको पूरा अंधकार युग कहते हैं। देखो आगे, इस युग में ईसाई धर्म सत्ता के कारण, इस युग में ईसाई धर्म सत्ता के कारण ज्ञान के क्षेत्र में अंधकार फैल गया, ज्ञान के क्षेत्र में अंधकार फैल गया। नेक्स्ट लाइन, यूरोप महाद्वीप में चौदहवीं और 15वीं शताब्दी के मध्य के काल में, 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य के काल में सांस्कृतिक क्रांतियों का उदय हुआ।
सांस्कृतिक क्रांतियों का उदय हुआ जिसने सांस्कृतिक क्रांतियों का उदय हुआ जिसने आधुनिक चिंतन को विकसित किया। कंटिन्यू। इसी के साथ चर्च और राजा की अधिसत्ता या सत्ता का अंत होने लगा। कंटिन्यू। पुनर्जागरण आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलन ने सामंती राज्यों का विनाश कर दिया। तो इसमें क्या थोड़ा सा परिवर्तन ये था कि विशेष रूप से जब तक मैक्यावल नहीं आता कोई बड़ी क्रांति नहीं हुई, लेकिन चित्रकारी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में, जैसे दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी लिखी गई, ऐसे ही लियोनार्डो दा विंची के द्वारा मोनालिसा का चित्र बनाया गया। तो चित्र बना नहीं सकते थे पहले, ऐसे प्रतिबंध था पूरा, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो एक नई अभिव्यक्ति को मिला। इसके साथ साथ अब तक था बड़े स्तर पर नहीं लिखा जाता था, जो लिखने का काम था बहुत पार्शियल था, छोटा था, सीमित था, कुछ लोगों तक। जैसे अरस्तु की आप देखोगे पॉलिटिक्स है, वो मोनोलिथिक ग्रीक शैली में लिखी हुई है, वो अलग अलग पेजेस जिसमें अलग अलग लिखी है, उसके टाइटल भी इस तरह से हाथ से लिखते हैं ना, उस तरह से लिखा गया है। ऐसे पांडुलिपियां ज़्यादा होती थी। अब जैसे कुस्तुबी दुनिया, ऐसी दुनिया जिसका साम्राज्य था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेस का काम किया गया, वो कुस्तुतुनिया थी। उस पर जैसे ही अंत हो गया, तुर्कों का विजय हुई, वहाँ पर टर्की साम्राज्य था, टर्किश, उन्होंने अंत कर दिया, उसका खत्म हो गया। जैसे उसका खात्मा हुआ तो वहाँ पर सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार हुआ। सबसे पहला काम वहाँ ये हुआ कि कागजों की छपाई करना शुरू किया गया, और कागजों के साथ जो आप लिख रहे हो उनको भी टाइप करना शुरू कर दिया गया। तो जो लेखन कला थी वो बहुत आगे बढ़ती गई। तो अब तक जो लोग डर रहे थे या जो लोगों को बता नहीं सकते थे बड़े स्तर पर, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और जैसे ही लिखना शुरू किया तो चर्च क्या है, राजा क्या है, राज्य क्या है, इसको दोबारा क्रांतियां हो गई। अब तक जो लिखा गया था उसको समेट कर छिपा दिया गया, क्योंकि जैसे सामने आता चर्च के लोग पकड़ लेते, पुरोहित होते थे वो पकड़ लेते थे और सेना को कहकर उनको मरवा देते थे। तो किसी ने बताया ही नहीं, कुछ भी जो उनके पास था कुछ भी नहीं बताया। तो इसलिए चित्रकारी, साहित्य, विज्ञान में जैसे ही विकास हुआ तो वैसे ही इस सामंती राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। और आधुनिकता का मतलब क्या है, जो विज्ञान में विश्वास करता है, जो तर्क में विश्वास करता है, जो तत्व मीमांसा से दूर रहता है, जो यथार्थ में प्रत्यक्षवाद में विश्वास करता है, जो आपके सामने वो सत्य है, जो पार है वो सत्य नहीं। जैसे आपको मोक्ष, जिसके पास हम पहुंच नहीं है वो मोक्ष नहीं है, लेकिन ये पंखा ये सत्य है, ये टेबल ये सत्य है, हम लोग बैठे ये सत्य है, ये बोर्ड है ये सत्य है, ये सत्य है, ट्रूथ है। क्योंकि दूसरा हमारे सामने नहीं है। प्रत्यक्षवाद का मतलब जिसको आप अनुभव कर सको कि ठंड है क्या आप फील कर सकते हो, ये सत्य है। गर्मी है क्या आप महसूस कर सकते हो, ये सत्य है। अनुभव इंपेरिकल स्टडीज को, जिसको आप और मैं सेम कैडर पर अनुभव कर सके। गर्मी तो सबको लगेगी, कुछ अपवादों को छोड़कर गर्मी लगेगी, ठंड लगेगी, तो इसका मतलब है कि हम फील कर रहे हैं। तो एक ही पैमाना हो गया। इसको ही आधुनिकता का जन्म कहा जाता है। इस तरह से मॉडर्निटी का क्या होता है, जन्म होता है। नेक्स्ट को राष्ट्र राज्यों का उदय 15वीं सदी से 20वीं सदी। राष्ट्र राज्यों का उदय 15वीं सदी से 20वीं सदी। सबसे पहले इटली के फ्लोरेंस नगर में, सबसे पहले इटली के फ्लोरेंस नगर में पुनर्जागरण का आगमन हुआ।
इस काल में मेक्यावली का जन्म हुआ। इस काल में मेक्यावली का जन्म हुआ और इसीलिए डनिंग के द्वारा डनिंग के द्वारा मेक्यावली को पुनर्जागरण का शिशु, चाइल्ड ऑफ रेनेसां। इसीलिए डनिंग के द्वारा मेक्यावली को पुनर्जागरण का शिशु, चाइल्ड ऑफ रेनेसां कहा है। डनिंग को तो पुनर्जागरण का शिशु होने लगे। देखो मेक्यावली से क्यों माना जाता है, इसका सबसे बड़ी जो शुरुआत, पुनर्जागरण के लिए का मतलब नहीं है। पुनर्जागरण जो शब्द है उसका मतलब है पुनः जागृत होना। इसका मतलब है कि धर्म सत्ता का जो अंधकार फैला हुआ है उसको दूर, जैसे कमरे में अंधेरा है या जैसे आप लाइट ऑन करोगे तो उजाला हो जाएगा। इसका मतलब जो अज्ञान था उस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई, उसको रेनेसां कहते हैं, पुनर्जागरण। इस पुनर्जागरण विशेष रूप से कल्चरल रिवोल्यूशन मैंने कहा, इसका मतलब क्या कपड़े पहनोगे, कैसे भोजन करोगे, कैसे पूजा अर्चना करोगे, ये कोई लॉजिक नहीं था, केवल ये था यही तरीका ऐसे आपको करना है। इसका मतलब है ईसाई धर्म का इतना ज्यादा वर्चस्व था कि आप कोई प्रश्न क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। और इसलिए पुनर्जागरण मेक्यावली ने पहला जो काम किया सबसे बड़ा वो ये काम था, मेक्यावली ने ये कहा कि दो चीजें अलग होंगी। क्या क्या? धर्म और राजनीति। इसका मतलब धर्म और राजनीति का पृथक्करण किया। धर्म क्या? ईसाई धर्म का पृथक्करण कर दिया। जब धर्म को आप अलग कर दोगे तो शक्तिशाली कौन हो जाएगा? राजा हो जाएगा राजतंत्र में शक्तिशाली। तो पहला काम ही उसने ये कहा कि धर्म को अलग किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि धर्म का राज्य से कोई लेना देना नहीं। जो कोटिल्य कह रहा है एग्जैक्ट, उसने ये कहा कि धर्म अलग होगा, पंथ अलग होगा, ईसाई धर्म अलग करो, फिर हम राज्य की बात करेंगे। तो धर्म ही तो था जिसने ये कहा कि ये काम होगा, ऐसे करो वैसे करो, सारे काम धर्म ही करा रहा था। जैसे ही धर्म को अलग किया तो पेट्रोव नाम का जो विचारक था उसने इसको मानववाद का जनक कहते हैं। धर्म के स्थान पर एक दूसरा शब्द का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? मानव का यूज किया गया। अब मानव क्या? मानव का मतलब एक ऐसी तार्किकता, एक बुद्धि, एक विवेक। अब इसका मतलब धर्म का मतलब ईश्वर है, भगवान हो गया, चर्च हो गया। अगर धर्म में विश्वास नहीं करोगे तो किस में करोगे? आगे तो राजा ही बचता है ना। तो राजा कौन है? राजा एक मानव, एक आदमी है। और आदमी विश्वास हम क्यों करें? क्योंकि उसके पास लॉजिक, तार्किकता होती है, रैशनैलिटी होती है, उसके पास विजडम होती है, विवेक होता है। तो इससे पहले ये नहीं माना, इससे पहले सब मानव को जानवर ही माना, मानव का इंपोर्टेंस ही नहीं था। तो पेट्रोव ने पहली बार कहा कि मानव को आप सेंटर पॉइंट पर लाओ। मानव क्या कहता है? क्योंकि मानव के पास विवेक होता है तो वह विवेक से कुछ बताएगा। वह उसका विवेक का मतलब है कि जैसे सेब नीचे क्यों गिरा, धर्म इसका नहीं बता पाया, विवेक विजडम के द्वारा पता चला, बुद्धि के द्वारा, कि सेब नीचे क्यों गिर रहा है या सेब ऊपर भी जा सकता है अगर उसकी गति बढ़ा दी जाए। सेब का मतलब सेब को फेंकने की गति आप बढ़ा दो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से, अगर उसको फेंक सकते हो आप, तो किसी भी वस्तु को आप फेंक कर देख लो, दोबारा आपके पास आएगी नहीं जिंदगी में, वो चली जाएगी। रॉकेट जो हमारा जाता है, चंद्रयान जो गया, चंद्रमा पर जो आप मिशन भेजते हो, या पृथ्वी की कक्षा को अगर आपको छोड़ना होता है तो आपको कम से कम इतनी गति रखनी होती है। जिस विमान की आप गति इतनी रख सकते हो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, वह विमान पृथ्वी के एनवायरमेंट से बाहर चला जाएगा। तो विजडम के परिणाम स्वरूप हुआ। इसका मतलब ऐसे राइट बंधुओं के द्वारा हवाई जहाज का जो आविष्कार किया गया सब विजडम और तर्क विद्या के माध्यम से हुआ। अब ये कहा गया कि मानव को केंद्र माना जाए, ईश्वर को नहीं, धर्म को नहीं, चर्च को नहीं, मानव को केंद्र मानो, पोप को नहीं, पादरी को नहीं, नन को नहीं, मानव को अगर केंद्र मानोगे तो मानव क्या करता है, क्या चाहता है, कैसे काम करता है, उसमें हमें विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा कि इटली में झगड़ा क्यों हो रहा है, इटली के छोटे छोटे नगरों में, नेपल्स का राज्य है, वेल्स का राज्य है, सिसिली का राज्य है, झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि धर्म को मान रहे हो आप, मानव आपस में लड़ रहे हैं। तो एक ऐसा मानव जिसको शक्तिशाली राजा कहा जाता है, नरासव की परिकल्पना की मेक्यावली ने, कि ऐसा सिंह और जो लोमड़ी है उसके गुणों की परिकल्पना की। वह नरासव क्या करेगा? इन सब लोगों को डराएगा, धमकाएगा, चालाकी से पेश आएगा और सबको एक कर देगा। इटली का क्या हो जाएगा? एकीकरण हो जाएगा। तो पुनर्जागरण ने जो धर्म का जाल फैला हुआ था, अंधकार फैला हुआ था,
उस अंधकार को दूर कर दिया और मानव के द्वारा जो चित्र बनाया गया, जो लिखा गया, जिस विज्ञान का विकास किया गया, तो बेसिकली मानव की विवेक शक्ति में और मानव में विश्वास करना ही क्या है, पुनर्जागरण है। जो राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के पिता है, वो क्या कह रहे हैं कि जो प्रथाएं धर्म के लिए तो कुछ सामाजिक बुराइयां हैं और कुछ धार्मिक बुराइयां हैं। सती प्रथा सामाजिक बुराई की अपेक्षा धार्मिक बुराई ज्यादा है, क्योंकि धर्म ने ये कहा है कि अगर महिला पुरुष की मृत्यु के बाद खुद शहीद हो जाती है, मर जाती है, उसके साथ जल जाती है, अपने आप को आग के हवाले कर देती है, तो वह महिला क्या होगी, देवी बन जाएगी। धर्म से जोड़ा गया, इसको सती प्रथा को धर्म से जोड़ा गया। इसलिए 510 ईस्वी से शुरू होती राजा रतिदेव के साथ और वह 1829 लगभग 1300 सालों तक वह लगातार जारी रहती है। तो आप सोच सकते हो कि सिर्फ इस धर्म के कारण 1300 सालों से उस महिला को जलाया जा रहा था। इच्छा से जल गई तो कोई बात नहीं, वो भी अगर जल गई तो कोई बात नहीं, जलना क्या आत्महत्या है भाई। इच्छा से जल गई, उसका पति मर गया, तो आप जल नहीं सकते ना, अपने आप को नहीं मार सकते आप, क्योंकि अनुच्छेद 21 का क्या है, उल्लंघन है। तो लास्ट जो देवराड़ा सत्याकांड कुछ दिनों पहले हम जाकर आए थे वहां पर किसी आदमी ने तब पूछा लोगों से, तो देखा बहुत सुदूर क्षेत्र में था, राजपूत ज्यादा थे उधर, और इसलिए उन्होंने जो लास्ट में देवराड़ा सत्याकांड था 1987 में, वहां महिला को जबरदस्ती जलाया था। राजेंद्र राठौड़ वगैरह से उसमें 14 गवाह थे, तो अपने आप ही नहीं जल सकते, आत्महत्या भी नहीं कर सकते, वो जला दिया गया तो उससे भी बड़ा क्राइम है। तो वहां पर महिला को जलाया गया, उसके दिन भी 12 दिन पूरे हो गए। भैरव सिंह के द्वारा पुष्प से वर्षा भी की गई, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी, मंदिर बनाया गया, और उसके बाद उसका केस सुप्रीम कोर्ट चला गया 15 दिन बाद। तो जब केस सुप्रीम कोर्ट गया तो तब तक सबूत खत्म हो गए थे, परंतु लगभग 2000 से 2500 गांव वालों को गिरफ्तार किया गया, पूरे गांव को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। जो भी मिला तो गांव छोड़कर भाग गए थे लोग, तो गांव गिरफ्तार हमारे गाँव, उस गाँव के एक कृषि सैनी जी वो बताते हैं, वो उस समय 8वीं क्लास में थे, तो कहते हैं स्कूल में पुलिस वाले आए, टीचर को हमें पूछा तो टीचर ने क्या, रोज ये कहता था, टीचर पढ़ाता ना, उससे पहले ये कहता था कोई भी आए और ये पूछे कि उस दिन क्या हुआ था, तो ये कहना है कि हम तो क्लास में थे, हमें नहीं पता क्या हुआ था। अब बच्चा क्या है, बच्चा तो रोक नहीं पाता ना, जैसे पूछा तो हेलीकॉप्टर आया था। अब बच्चे ने देखा तो हेलीकॉप्टर को मरे नहीं भूल सकता, मैंने कहा कुछ घटना याद रहती। तो जैसे हमने क्या खूब समझाया, तो मैंने तो नहीं बताया, जैसे वो आए ना पुलिस वाले, तो गुरुजी का बाहर जाओ, अब वो गुरुजी सारा करके बाहर चले गए, बाहर के गेट बंद कर दिया। तो बच्चे वैसे डर गए, भाई पुलिस वाले क्या चाहते हैं कि छुट्टी हुई थी क्या एक दिन, पिछले महीने में एक दिन छुट्टी हुई थी क्या, तो बच्चे इधर उधर देखा, हाँ हुई थी छुट्टी, और क्या हुआ था, तो जैसे ऐसे कि क्या हुआ था, इतने में तो बच्चों को चाह होता ना, हेलीकॉप्टर आया था देखा था तूने, हाँ। तो बाल ऐसे तो बाल नाबालिग होते हैं ना, तो माता पिता को पकड़ लिया, फिर जैसे बालक ने कहा हेलीकॉप्टर आया था, तो अब क्योंकि उसके बयान आप मान नहीं सकते, तो बालिग होता मान सकते हो, माता पिता को पकड़ा कि ये बालक क्या कह रहा है, हेलीकॉप्टर आया था, आप कहाँ थे अब वो क्या ये कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, तो और बच्चे वो मना नहीं कर सकते। अगर आप ये कह दिया कि आया था, तो आप क्या बन गए, गवाह बन गए जैसे कहोगे पुलिस को तो गवाह चाहिए ना, तो जैसे ही कहा, तो जिस बच्चे ने कहा उसके माता पिता को गिरफ्तार करके ले गए, उनका आया था साहब हमें छोड़ दो, गवाही दे देगा, आया था हेलीकॉप्टर, तो उसकी गवाही होगी। जैसे ही गवाही हुई, केस रन करने लग गया, तो केस चलता रहा, काफी लोगों को, अभी वो केस चल ही रहा है, काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर उनको छोड़ा गया, तो उनके ऊपर सती प्रथा का केस अभी भी चल रहा है, लंबे काफी लोग मर भी गए बेचारे, सत्याजी इधर बूढ़े लोग थे, तो इसका मतलब लागू किया गया। तो सती प्रथा इस माध्यम से क्या किया गया, स्थापित किया गया कि सती प्रथा एक धार्मिक परंपरा है, इसके माध्यम से इसको आगे बढ़ाया गया। धर्म का मैं एक रोल बता रहा हूँ, धर्म कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इतना रोल प्ले कर सकता है कि 1300 सालों तक किसी को मारा जा रहा है और कोई कुछ कहीं नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही चर्च में और ज्यादा है, हिंदू धर्म में तो कम था, बुराइयां कम थी, अन्य धर्मों की तुलना में ज्यादा थी। अन्य जो धर्म थे वो और ज्यादा कट्टर थे। जैसे हिंदू धर्म के द्वारा विशेष रूप से ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए नहीं करें हम हिंदू, इसलिए करें, ऐसा देखने में जबरदस्ती धर्मांतर की बहुत कम स्थिति है। परंतु ईसाई धर्म में बहुत ज्यादा वर्चस्व था, और ईसाई धर्म तो कहने का मतलब है कि ईसाई धर्म के द्वारा कट्टरवाद को ज्यादा फैलाया गया, और जो चर्च के लोग होते थे, यहाँ तो हमारे पुजारी होते उनको गिरफ्तार भी कर लेते, जैसे मठाधीश को गिरफ्तार कर लिया ना, रासाराम बाबू को कर लिया, राम रहीम को कर लिया, इनमें गिरफ्तार नहीं कर पाया कोई भी आज तक। जैसे कुछ दिनों पहले केरल का एक मामला था, तो उसका केस हाई कोर्ट में चला, तो है ना, वास्तव में केस सही है, परंतु वो सिर्फ ईसाई होने की वजह से उसने क्या कर दिया कि नहीं शोषण नहीं किया, जबकि हकीकत में प्रूफ है, पर फिर भी मना कर रहे हैं। तो जूरी प्रणाली, जो अक्षय कुमार की मूवी आपने देखी, जूरी सिस्टम होता है, तो पवित्रता का आधार है उनकी, जूरी सिस्टम है नहीं अभी वहाँ पर, बहुत कम है, तो उसको मानते नहीं। धर्म को इतना ज्यादा वर्चस्व दे रखा उन्होंने कि वो ये मान ही नहीं सकते कि धर्म का कोई आदमी या धार्मिक व्यक्ति
या कोई पोप या जो पादरी होता है उसके द्वारा शोषण किया जा सकता है, ऐसा वो स्वीकार नहीं कर सकते। हमें इसमें बात है क्या? नहीं है, बिल्कुल आता हूँ, उधर ही आता हूँ। तो इसका मतलब है कि धर्म जो वर्चस्व था, तो अभी भी आपने देखो कुछ समय पहले वेटिकन का सिटी का पोप है, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, वेटिकन सिटी नहीं, दुनिया का सबसे छोटा राज्य है, और उसमें जो चर्च है उसका जो मालिक है, पादरी से ऊपर जो सबसे बड़ा धर्म पादरी पुजारी वगैरह है, पोप जो होता है सबसे बड़ा है, उस वेटिकन सिटी के पोप को पूरा यूरोप कैथोलिक जो चर्च है और रोमन चर्च है उनको छोड़कर, तो रोमन चर्च है कैथोलिक को छोड़कर, कैथोलिक और रोमन प्रोटेस्टेंट, जर्मन विशेष रूप से जर्मनी को छोड़ दिया जाए, या स्वीडन को छोड़ दिया जाए, डेनमार्क को छोड़ दिया जाए, फिनलैंड को छोड़ दिया जाए, तो सारे के सारे इसी को मानते हैं अपना मसीहा। जैसे मक्का मदीना पवित्र है, जैसे हमारे यहाँ राम मंदिर पवित्र है, ऐसे उनके लिए क्या है, वो पवित्र इस तरह सबसे यरूशलेम की तरह। तो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा मुलाकात की गई थी वेटिकन सिटी के पोप से, तो ऐसे नाम नहीं आता उनका, नाम ही आता है वेटिकन सिटी के पोप से भारतीय प्रधानमंत्री मिले, बताते नहीं नॉर्मली उसका नाम, तो प्रधानमंत्री की तरह उसकी अभी भी क्या है, वर्चस्व बना हुआ है। तो इतना हेजेमनी था जिसने पूरे यूरोप को बदल दिया, जो ये ऐसा चल रहा था यूरोप, यूनानी और रोमन साम्राज्य में, उस पूरे में अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। नेक्स्ट लाइन लिखो। पेट्रार्क के द्वारा मानववाद की अवधारणा में विश्वास व्यक्त किया गया। पेट्रार्क के द्वारा मानववाद की अवधारणा में विश्वास अभिव्यक्त किया गया। अर्थात मानव के विवेक और बुद्धि में विश्वास अभिव्यक्त करना, मानव के विवेक और बुद्धि में विश्वास अभिव्यक्त करना अथवा विज्ञान और तार्किकता में विश्वास करना, विज्ञान और तार्किकता में विश्वास करना। नेक्स्ट लाइन। 16वीं शताब्दी में जर्मनी में मार्टिन लूथर के द्वारा, 16वीं शताब्दी में जर्मनी में मार्टिन लूथर के द्वारा ईसाई धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। ईसाई धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। कंटिन्यू। मार्टिन लूथर ने यह प्रचारित किया कि, मार्टिन लूथर ने यह प्रचारित किया कि चर्च और व्यक्ति के बीच अथवा ईश्वर और मानव के बीच किसी भी प्रकार की अधिसत्ता नहीं हो सकती है। इसका मतलब मार्टिन लूथर एक महान विचारक था। मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो प्रचार किया गया, तो जैसे पुनर्जागरण आंदोलन 14वीं शताब्दी में इटली के फ्लोरेंस नगर से शुरू हुआ, वैसे जर्मन का मूल विचारक था, और इसने जो प्रश्न किया वो इस रोमन कैथोलिक पर, जो मैंने कहा रोमन चर्च होती है, इसके खिलाफ प्रश्न। उसने ये कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है, जो स्वर्ग हेवंस होता है वो हमारे नहीं है, वो बाइबल में लिखा हुआ है। जब कभी आप पढ़ो तो उसका हिंदी अनुवाद भी है कि स्वर्ग लोक होता है और नरक लोक होता है।
स्वर्गलोक उसको मिलता है जो धर्म सत्ता का पालन करता है, और जो बाइबल के नियमों का उल्लंघन करता है उसको नरकलोक मिलता है। मरने के बाद वो कह रहे हैं मोक्ष जो अपने को मिलता है तो अलग चीज। ईसा मसीह को दोबारा जिंदा किया ना कहानी में उन्होंने, कि मृत्यु के 12 दिन बाद जिंदा हुए ईसा मसीह आए, क्रिसमस डे सारा ऐसा ही एक स्टोरी की तरह, तो हमारी वैसी स्टोरी एग्जैक्ट। तो वो कह रहे हैं कि अगर स्वर्गलोक और नरकलोक होता है तो इसको तय करने वाला होगा। अगर ऐसा है, प्रश्न उठाता राजा राम मोहन राय पेरियार की तरह, अगर ऐसा है तो आप कौन होते हो तय करने वाले? अगर मैंने बाइबल का कहना नहीं माना, उसके अनुसार नहीं किया, तो मुझे नरकलोक मिलेगा या मुझे स्वर्गलोक मिलेगा। लेकिन पोप और पादरी कौन होते हैं? मीडिएटर जैसे हम कहते हैं भाई भगवान से मिलना है, तो उसने कहा कि ईश्वर हो सकता है, उसने माना कि ईश्वर है, और ईश्वर है मानव है, उसका भक्त है। तो जो भगवान और भक्त हैं उनके बीच तीसरी अधिसत्ता नहीं हो सकती, दो ही सत्ताएं हो सकती, या ईश्वर होगा मानव होगा। इसका मतलब ईसा मसीह है और मार्टिन लूथर है। ईसा मसीह और मार्टिन लूथर आपस में मिल सकते हैं, आध्यात्मिक रूप में कह रहा है। अगर वो दोनों मिल सकते हैं तो मुझे मिलाने के लिए पोप क्यों चाहिए? मुझे पादरी नहीं चाहिए, महिला जो पुजारी है जिसको नन कहते हैं वो नहीं चाहिए, मुझे क्यों चाहिए? मुझे नहीं मिलना। तो आपने कभी देखा होगा, मूवी में देखा कि चर्च होती है, वहां जाकर वो कहते हैं एक आदमी होता है, पादरी होता है, उसको सुनाया जाता है, वो दिखते नहीं, तो आप अपनी बातें बता दो ईश्वर को, साक्षात होता नहीं, अपने पुजारी को बताते नहीं, उसमें हकीकत में ऐसा बताया जाता है। रजिस्टर्ड जो चर्च की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, ऐसे नहीं जा सकते जब उसको बात करने के लिए, तो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तो धर्म से जुड़ना पड़ेगा। अब वो आप कह रहे हैं कि ईसा मसीह से मिलना है तो मैं मिलूंगा, और इसलिए उसने प्रतिरोध किया, बाइबल का अनुवाद किया उसने जर्मन में, और अनुवाद करके उसने ये लिखा कि बाइबल में जो लिखा है वो गलत है, क्योंकि बाइबल में आदमी ने नहीं लिखा, जो लिखने वाला है वो धर्म सत्ता के व्यक्ति है, और उन्होंने धर्म के लिए लिखा है, तो धर्म और व्यक्ति के बीच अंतर विरोध नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि जितनी चर्च है उनको तोड़ दो। तो इसका मतलब चर्च तोड़ देंगे तो पादरी कहाँ जाएंगे? जैसे आपको मंदिरों को तोड़ दो, मंदिर तो बनाए जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी जाएंगे, तो आप बनाओगे तो बनाने का मतलब एक तीसरी अधिसत्ता आ जाती है बीच में, क्योंकि फिर आप मंदिर में से नहीं, आप गए राम भगवान राम से बात की आगे, तब तो कोई समस्या नहीं है। पर आप जाओ, कोई कहते कहाँ जा रहा है भाई, आप गैर आपको रोक लेना कहाँ जा रहा है, आप प्रवेश नहीं कर सकते मंदिर में। तो मंदिर में प्रवेश सुधार आंदोलन पेरियार के वाइकम सत्याग्रह जो चलाया, तो हर लोग सब लोग मंदिर में नहीं जा सकते। जैसे आप जाओ गणेश जी को, गणेश जी से हाथ मिलाना है, या गणेश जी को देखना चाहता हूँ गणेश जी के कान कैसे हैं, मान लो बच्चे ऐसे का आपको, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये सही नहीं है। तो भगवान से मिलना तो मिल सकते हैं ना भाई, मूर्ति है तो हाथ तो लगा ही सकते हैं, हाथ नहीं लगाने देंगे, काफी दूर से लोग रोक लेते हैं ना, वो प्रसाद वो ले लेंगे, चढ़ाएंगे, वो अगरबत्ती कोई करेंगे, आप दर्शन वहीं से करो, दूर से दर्शन करो। वजह भगवान है तो आप कौन होते हो बीच में? मीडिएटर बने हुए ना, तो अभी भी सत्ता, मीडिएटर सत्ता बनी हुई है, वो क्या है? उसी के लिए आप गए, मान लो भगवान को भोग लगाया, भगवान तो खाता ही नहीं, कोई सा भगवान नहीं खाएगा। आपने 10 रुपए दिए, भगवान ने रखे लीजिए अपने, तो आप वापस ले आओगे ना कि कितने दिनों से पढ़े हैं, आप क्या काम आएंगे? एग्जैक्ट जैसे तिरुपति आंध्र प्रदेश का बालाजी से 4 करोड़ टर्नओवर डेली का, डेली की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसको सबसे ज्यादा रोजाना की इनकम मिलती है। राजस्व विभाग में हाईटेक कर रखा उसको, तो इतना आप अफसोस कर सकते हो, इतने रुपए कैसे मिल सकते हो? मशीनों से गिने जाते हैं, आदमी नहीं गिनते वहां रुपए, मशीनें पड़ी हुई है वहां, कभी आप जाओ तो देखना कि मशीनें गिनी, वो मशीनें काउंटिंग करती है। कोई 1 किलो सोना चढ़ा गया, सचिन तेंदुलकर जैसा आदमी आ गया, कोई 1.5 किलो सोना चढ़ा गया, तो बहुत रुपए का हो गया 1.5 किलो सोना। तो ऐसे रुपए, ऐसे सेठ सांवलिया जी का मंदिर है प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ वाले बॉर्डर पर, तो उसमें भी इतने उतना नहीं आता, पर बहुत ज्यादा चढ़ाव। दूसरे नंबर राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा चढ़ाव वहां आता है। ऐसे वो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है बांसवाड़ा में, ऐसे खाटू श्याम जी का मंदिर है, ऐसे गणेश जी का मंदिर भी है। छोटे छोटे मंदिरों की बात करें तो ये कह रहा है मार्टिन लूथर कि इनको या तो मंदिरों को तोड़ो, आप चर्च को नहीं तोड़ते, इसमें जो आदमी है ना उनको हटाओ। अब उनको हटा दोगे तो धर्म सत्ता तो पूरी खत्म हो जाएगी ना, पुजारी नहीं रहेगी, तो इसका मतलब वो कह रहे पुजारी खुद करेगा, जो आदमी आएगा जो भगवान को चाहता है ना, भगवान को पसंद करता है, भगवान को मानता है, वो पूजा करेगा। ये उसने रिटर्न में किया, तो बड़ा मूवमेंट हुआ, और जर्मन में रोमन कैथोलिक का प्रतिरोध किया गया कि रोम के लोगों की चर्च को हम नहीं मानेंगे। इसलिए ये जाकर आगे कैथोलिक चर्च था, उसका प्रतिरोध देख स्कैंडिनेवियन कंट्री में मिला। जर्मनी में तो नहीं हो पाया, लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्री ने कहा कि कंपल्सरी नहीं है चर्च की मेंबरशिप लेना, दूसरा चर्च में आना भी कंपल्सरी नहीं, तीसरा आपसे पैसे नहीं लेंगे चर्च के लिए। इस जैन धर्म बौद्ध धर्म आपने देखो कैसे उगाई नहीं करेंगे, 1 रुपया तो उन्होंने बना दिया, आप मान तो ठीक है, नहीं मान तो ठीक है, मेंबरशिप लो तो ठीक है, नहीं लो तो ठीक है। मेंबरशिप नहीं लेने का मतलब आपने माना नहीं है उसको, फिर आप दान दे सकते हो, लेकिन मेंबरशिप की जरूरी नहीं है। उन देशों में जो ईसाई चर्च है उन्होंने उसको वर्चस्व को खत्म कर दिया। ये सबसे बड़ा काम मार्टिन लूथर ने किया। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में
इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप 17वीं शताब्दी में इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप व्यक्तिवाद की अवधारणा का उदय हुआ। व्यक्तिवाद की अवधारणा का उदय हुआ। कंटिन्यू। व्यक्ति के द्वारा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में व्यक्ति के द्वारा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उन्नति की गई। कंटिन्यू। इस क्रम में 18वीं शताब्दी में, इस क्रम में 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति कोष्टक में 1760 ईस्वी 17160 1760 ईस्वी औद्योगिक क्रांति का आगाज हुआ। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बहुत सी क्रांतियां हुई, ऐसे तो गौरवपूर्ण क्रांति राज्य में हुई, जिसने वास्तव में पूरी दुनिया को बदल दिया। वो क्या थी? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी। मशीनों के द्वारा उत्पादन शुरू किया गया। जब आदमी मैनुअल बनाता था, बहुत कम उत्पादन का खपत हो जाती थी, दुनिया के दूसरे देशों में जाने की जरूरत नहीं थी। परंतु जैसे 1760 में औद्योगिक क्रांति हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ उस समय थी, तो उसका जो वर्चस्व बढ़ा, इसके बाद सबसे ज़्यादा वर्चस्व बढ़ा। तो 1757 प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 बक्सर का युद्ध हुआ, 1760 में क्या हो गया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ से कच्चा माल, तो ब्रिटेन बहुत दूर है अपने से, यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ ले जाएगी, जैसे कपास ले जाएगी, सूती वस्त्र बनाए गए, फिर उनको भारत में बेचा गया। तो ये जो पूरी दुनिया जुड़ी है आपस में, उसका एकमात्र कारण है विज्ञान में विश्वास, तकनीक में विश्वास, मानव में विश्वास और औद्योगिक क्रांति का आगमन होना। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन था पूरी दुनिया भर के लिए, कि न केवल समुद्री खोजें हुई, सब चीजें हुआ, लेकिन 1760 की क्रांति ने पूरी दुनिया में मार्केट में बदलने का कार्य किया। इसके कारण उदारवाद और पूंजीवाद का क्या हुआ? आगमन हुआ। नेक्स्ट लाइन। इस क्रांति के कारण दुनिया भर के राष्ट्रों में उदारवाद, लिबरलिज्म यानी छूट दे दो, खुली छूट दे दो, उदारवाद और पूंजीवाद का विस्तार हुआ। इसके कारण अनेक राज्यों को अपनी पहचान मिली। अनेक राज्यों को अपनी पहचान मिली। यद्यपि ऐसे राज्य, अनेक राज्यों को अपनी पहचान मिली, यद्यपि ऐसे राज्य साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के चंगुल में फंस गए या जाल में फंस गए। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के जाल में फंस गए। नेक्स्ट लाइन। अमेरिकी राजनीतिक चिंतक J.W. गार्डनर के द्वारा, जॉर्ज विल्ड्रिम गार्डनर, J.W. गार्डनर के द्वारा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1910
इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1910 अंडरलाइन कर दो, पुस्तक लिखी गई जिसमें उन्होंने पहली बार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का परिचय 1910 लिखी गई जिसमें उन्होंने पहली बार राज्य शब्द को परिभाषित किया। तो देखिए इसका मतलब स्टेट जो टर्म था, स्टेट का डेवलपमेंट हुआ। अब जो स्टेट है उसको थ्योरी के रूप में डिजाइन कर दिया गया। पहला विचार कौन था? अमेरिका का राजनीतिक चिंतन है। तो चिंतन है अब यूरोप से निकलकर कहाँ जा रहा है? अमेरिका की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे 1950 तक चले जाएंगे, पूरा राजनीति विज्ञान कहाँ चला जाएगा? अमेरिका चला जाएगा। जैसे आप 1908 ग्राम बलास पढ़ोगे, जैसे 1925 में चार्ल्स मेरियन पढ़ोगे, और जैसे आप डेविड ईस्टन तक पहुंच जाओगे द्वितीय महायुद्ध के बाद, तो सीधा पूरा राजनीति विज्ञान जब यूरोप तक चल रहा है अभी तक, तो ये कहाँ चला जाएगा? पूरा अमेरिका चला जाएगा। शिकागो यूनिवर्सिटी के हैंड ओवर हो जाएगा। तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि जैसे ये करें राज्य की बात की अपने इतने समय तक, अब डेविड ईस्टन नाम का जो आदमी है वो ये क्लेम कर रहा है कि हमें राजनीति विज्ञान विषय में से राज्य को क्या कर देना चाहिए? सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। तो पूरा जो हिस्ट्री पढ़ाई खत्म हो गई। इसका मतलब क्यों? उसने कहा राज्य ने मत को क्या कहोगे आप पॉलिटिकल सिस्टम को, ऐसा कहते हैं। व्यवहारवाद का आगमन हो गया। उत्तर व्यवहारवाद तो पूरा पॉलिटिकल साइंस अमेरिका से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस है, हालांकि पीछे प्लेटो वगैरह आएंगे तब वो है, तो उसके बाद जितने भी आपको पढ़ाएंगे पूरे अमेरिका की तरफ से संचालित होंगे। तो J.W. गार्नर ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया इस पुस्तक में, पहली बार उसने बताया कि व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या है। तो स्टेट की डेफिनेशन तो हो, गार्नर पहला विचारक था जिसने 2 पुस्तकें लिखी। एक 1926-28 में जो महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, यानी कि राजनीति विज्ञान क्या है, सरकार क्या है, दोनों का स्टडी किया जाना चाहिए। और एक जो लिखी उसने बताया स्टेट क्या है। तो नेक्स्ट लिखो, गार्नर के अनुसार, कंटिन्यू, गार्नर के अनुसार राज्य एक राजनीतिक संगठन है। राजनीतिक संगठन कौन है? राज्य परिभाषा है उसकी, राज्य एक राजनीतिक संगठन है। राजनीतिक संगठन शब्द को अंडरलाइन कर दो, पूछा गया है ना गार्नर ने क्या कहा, कैसा संगठन? राज्य एक राजनीतिक संगठन है। इस संगठन की आज्ञा का पालन, इस संगठन की आज्ञा का पालन अधिकांश लोग जो निश्चित भूभाग पर रहते हैं, अधिकांश लोग कोमा लगा देना, अधिकांश लोग जो निश्चित भूभाग पर रहते हैं, फिर कोमा, स्वाभाविक रूप से करते हैं, स्वाभाविक रूप से करते हैं और इसके पीछे, यानी आदेश देने की शक्ति, और इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति रहती है। अदृश्य शक्ति को अंडरलाइन कर दो, इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति रहती है। तो देखिए इस डेफिनेशन में गार्नर पहला विचारक था जिसने स्टेट को डिफाइन करके कहा। इस डेफिनेशन से 4 टर्म निकाले गए, अलग से गार्नर कहता नहीं है। गार्नर ने ये कहा कि राज्य क्या है? सबसे पहले राज्य क्या होता है? संगठन होता है। और इस संगठन की आज्ञा का पालन, संगठन की क्या होती है? एक सरकार होती है। ये तो संगठन होता है, ये तो उसके बेसिक आधार है। संगठन की क्या होती है? सरकार होती है। संगठन की आज्ञा का देना मतलब पावर, सरकार। और ये सरकार आज्ञा किसको देती है? लोगों को देती है। और कौन से लोगों को देती है? जो किसी निश्चित भूभाग पर रहते हैं। और अगर ऐसे लोग आज्ञा का पालन नहीं करें तो, डिफाइन कर रहा है, ऐसे लिख नहीं रहा, नहीं करे तो इसके पीछे ये क्या होती है? अदृश्य शक्ति रहती है। अब इनसे वो निकाला, जो आप पढ़ते हैं 4 तत्व बताए, ऐसे मैं बताता नहीं अलग से। इस डेफिनेशन में 4 तत्व हैं। इसकी राज्य एक संगठन होगा, ऐसा संगठन ही राज्य हो सकता है जिस संगठन की अपनी क्या हो? एक सरकार, एक नंबर पर। नंबर 2, वह संगठन जो अपने लोगों को आज्ञा देने की पावर रखता है। आज्ञा किसको देगा? टेबल कुर्सी को दे नहीं सकता भाई, चल यहाँ से वापस आ जा। किसको देता है? लोगों को देता है। तो जनसंख्या दूसरा तत्व है। तीसरा है कि वो कौन से लोगों को दे,
कोई अमेरिका का आदमी यहाँ घूम रहा है तो उसको तो दे नहीं सकते आप आदेश। किसको दो? जो आपकी जमीन पर रहते हैं, तो वो जमीन निश्चित होगी, सारी जमीन आपकी थोड़ी है, प्रति तो इतना बड़ा है। अब नाइजीरिया के आदमी को कि भाई यहाँ बैठ जा, वो नहीं बैठूंगा, नहीं हो सकता। कौन से लोगों को आप भूभाग पर रहोगे? ये इसका क्या हो गया? तीसरा तत्व हो गया क्षेत्रफल। और चौथा है जिसका नाम उसने नहीं लिया, वो इधर से रहती है। अगर आप नहीं ऐसा करते तो आपके लिए दंड शक्ति होती है, और उसको किस नाम से जाना जाता है? प्रभु सत्ता। उसको सॉवरेंटी कहा जाता है, सुप्रीम पावर कहा जाता है। ये पुलिस है, उसका ये कहना है। तो एक तत्व हो गया सरकार, दूसरा तत्व है जनसंख्या, तीसरा तत्व है क्षेत्रफल, और चौथा तत्व है प्रभु सत्ता। इन चार तत्वों से मिलकर कोई भी संगठन क्या बनता है? राज्य बनता है। जिस संगठन के पास पूरी दुनिया में कहीं भी ये चार चीजें हैं वो तो राज्य है, बाकी राज्य नहीं हो सकता। जैसे तिब्बत राज्य नहीं हो सकता, क्योंकि तिब्बत के पास ये चीजें नहीं है, प्रभु सत्ता। भारत 26 जनवरी 1950 से पहले भारत राज्य नहीं हो सकता। 26 जनवरी से भारत क्या हो गया? राज्य हो गया। तो ये हम राजनीति विज्ञान की दृष्टि से राजस्थान राज्य नहीं है, वो संघ की दृष्टि से राजस्थान राज्य है, प्रांत है। राज्य तो भारत ही है। स्टेट जिसको आप कहते हैं वो इंडिया है, इंडिया भारत राज्य है। राजस्थान है पंजाब राज्य नहीं है, वो प्रांत है, उसके उस यूनियन की स्टेट है, संघ के राज्य है, राज्य नहीं है। भारत संघ के राज्य है, सही राज्य तो भारत संघ है। जैसे अमेरिका तो फेडरल स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो तो अमेरिका तो राज्य है, परंतु अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, न्यूयॉर्क है, ये क्या है? उस अमेरिकी संघ के राज्य है, राज्य नहीं। तो राजनीति विज्ञान में राज्य वही है जिनके पास चार तत्व हैं। ये चार तत्व मान लो राजस्थान की सरकार है, राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान की जमीन भी है, लेकिन राजस्थान की प्रभु सत्ता नहीं है, क्योंकि राजस्थान के ऊपर किसका आदेश लागू होता है? संघ सरकार का आदेश लागू होता है। और संघ सरकार के ऊपर किसी का आदेश लागू नहीं होगा जब तक संघ सरकार खुद नहीं चाहे, तब तक ये लागू नहीं हो सकता। एक लाइन लिखो। समाजशास्त्री मैरी पार्कर फोलेट के द्वारा, मैरी पार्कर फोलेट, समाजशास्त्री मैरी पार्कर फोलेट के द्वारा अपनी पुस्तक दी न्यू स्टेट, अपनी पुस्तक दी न्यू स्टेट 1935 के अंतर्गत दी न्यू स्टेट 1935 के अंतर्गत राज्य के चार तत्वों, राज्य के चार तत्वों, राज्य के चार तत्वों सरकार, जनसंख्या, क्षेत्रफल, प्रभु सत्ता के अलावा मान्यता या अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति को, मान्यता लड़की का नाम नहीं, मान्यता एक्सेप्टेंस, मान्यता या अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति को बताया है। पांचवा तत्व, मान्यता या अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति को बताया है। इसके आगे कल पढ़ाएंगे। कहने का मतलब है कि मैरी पार्कर फोलेट ये कहती है कि मान लो आप राज्य तो बन गए, परंतु आपको कोई माने नहीं तो राज्य। हालांकि समाजशास्त्री उसका कहना है, जैसे तिब्बत कहते हैं हम राज्य हैं, मान लो लड़ाई करके कोई माने नहीं, तो ये कह रही है कि कम से कम दो राज्य ऐसे होने चाहिए जो आपको मान्यता तो दे राज्य के रूप में, और मान्यता कैसे दे नहीं दे तो इसकी स्वीकार नहीं किया गया। जरूरी नहीं है मान्यता दे या नहीं दे, मान्यता अपने आप मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा व्यक्तिवाद आया, उदारवाद आया, तो ये हमें नुकसान भी हुआ साम्राज्यवाद के नाम से, लेकिन वास्को डी गामा ने भारत की खोज तो की, व्यापार के लिए भले ही की हो। चाहे वो चाहता था कि जेम्स प्रथम का जो जेम्स हेनरी है उसका सपना पूरा हो, पुर्तगाल के राजा का सपना पूरा हो, राजा मर गया, उसके बाद उसने खोज की है, वह 2 बार भारत, 3 बार भारत आया, दूसरी बार आया तो उसने व्यापार शुरू कर दिया। और पुर्तगाली नागरिक के कारण, वास्को डी गामा के कारण बाद में अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने साम्राज्य फैलाया, साम्राज्य फैलाया तो पूरे एम्पीरियलिज्म का सामना हमने करना पड़ा। लेकिन हम जुड़ भी तो गए पूरी दुनिया से, कनेक्टिविटी भी होगी, तो नुकसान भी थे फायदे भी थे। और जब साम्राज्य फैला, औद्योगिक क्रांति हुई, तो माल बेचने के लिए आपको जगह चाहिए थी, कहीं तो बेचोगे। आज की तारीख में भारत दुनिया का 1 नंबर का इंटरनेशनल मार्केट है। किसी को अगर मिट्टी भी बेचनी है तो भारत में आकर बेच रहा है, किसी को कचरा बेचना है भारत में आके बेच रहा है,
ऐसे तो बेच रहे हैं, चाहे जितने की नमकीन वगैरह, पेप्सी, कोको कोला, फेयर एंड लवली, तमाम कुछ भी उठाकर देख लो, आलपीन से लेकर जहाज तक जो भी आदमी आ रहा है वो यहाँ बेच रहा है। चाइना के पास तो रह ही नहीं, कचरा है वो यही उठाकर पटकता है, सस्ता ले लो सस्ता ले लो, ऐसे ही करता है, महंगा बेचता है परंतु सस्ता ले लो, खिलौने ले लो, बंदूक ले लो, ऐसे करता है। अमेरिका भी यहाँ मार्केट है, ब्रिटेन के लिए भी यहाँ मार्केट है। तो दुनिया भर में अभी कल की रिपोर्ट थी कि भारत दुनिया का इतना बड़ा इंटरनेशनल मार्केट बन चुका है कि भारत के जो व्यापारी जो भारत में व्यापार कर रहे हैं उनकी संपत्ति 200% से ज्यादा बढ़ गई। यानी मुकेश अंबानी अमीर इसलिए है, सही बात ये है क्योंकि वो भारत का व्यापारी है। कोई भी व्यापारी जो भारत से व्यापार करता है उसकी संपत्ति दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ जाती है, ये तय है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बेचेगा तो भारत में बिकेंगे। स्मार्टफोन कोई कंपनी लॉन्च करती है दक्षिण कोरिया में बेच रही है ना, कितने बेचेंगे देखिए, तो दक्षिण कोरिया के आदमी को माफी मांगनी पड़ी कि गलती हो गई उससे, तो सैमसंग कहाँ बेचेगा, उसके तो गिनती के आदमी वो कहाँ क्या करेगा, सैमसंग पहले ही सबके पास किसको बेचेगा, भारत को बेचेगा ना। तो उसको तुरंत माफी मांगी कि मैं लिखित में फेसबुक में माफी मांगता हूँ कि भारतीय से मेरी गलती हो गई, क्योंकि गलती को बहिष्कार कर दोगे आप, कदम नहीं खरीदेंगे इतने में तो आप पूरे शेयर मार्केट की हवा निकाल दोगे। आपने 1 करोड़ फोन नहीं खरीदी एक दिन में तो उसका तो बिजनेस गया ना, डाउन हो गया। तो पूरी दुनिया के लिए इंटरनेशनल मार्केट नहीं, यूरोपियन लोगों के लिए तो आज बना हुआ है। ऐसे गरीब देशों में उन्होंने मार्केट बना रखा, चाहे चाइना हो कोई भी बेचने वाला हो, तो उनके इंपीरियलिज्म का सहारा लिया गया। अब साम्राज्यवाद और वो देशों से आज़ादी हमें मिली नेक्स्ट इसके बाद, जैसे 1943 में कल्याणकारी राज्य होगा तो पोस्ट कॉलोनी स्टेट हो गई, हमें आज़ादी भी मिली है, परंतु हम न्यू जो इंपीरियलिज्म है या न्यू कॉलोनिज्म है उसके जंजाल में फंस गए एलपीजी के कारण, क्योंकि हम आज़ाद तो हो गए लेकिन आज़ादी हमारी राजनीतिक आज़ादी है, आर्थिक आज़ादी नहीं।